फर्स्ट टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसे पादप आकृति कहा जाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी यह क्या करता है, तो पेड़ पौधे के बाहरी संरचना एवं भौतिक संरचना जो हमें दिखाई देता है, बाहरी संरचना या भौतिक संरचना जो दिखाई देता है उसे आकार प्रदान करता है। जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज आदि क्या रचना और उनके विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पादप मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पादप मॉर्फोलॉजी क्या है, तो इसमें इसका बाहरी संरचना जो हमें दिखाई देता है उसका आकार होता है। जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि संरचना को क्या कहते हैं, तो पादप आकृति कहा जाता है, जिसे प्लांट मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में कौन कौन आएगा, तो जड़ आ जाएगा, तना आएगा, पत्ती आएगा, फूल आएगा, फल आएगा। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़, तना, पत्ती, फूल। वनस्पति भाग को क्या कहते हैं, तो वर्धी भाग कहा जाता है। जो जड़, तना, पत्ती क्या है, तो वनस्पति भाग है। जड़, तना वनस्पति भाग, जिसे वर्धी भाग कहा गया। इसके द्वारा अलैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन होगा वनस्पति भाग में, अलैंगिक जनन। फूल में क्या होता है, जनन अंग होता है, और फूल का नर भाग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है, और स्त्री केसर। जनन अंग नर का क्या होता है, तो नर का पुंकेसर होता है और मादा का स्त्री केसर होता है फूल का। और फल से क्या प्राप्त होता है, तो फूल का अंडाशय वाले भाग को, अंडाशय से फल बनता है। किससे, अंडाशय से फल बनेगा। नेक्स्ट है, नोट में करा कि पेड़ पौधे लैंगिक जनन फूल वाले भाग में, जबकि जड़, तना, पत्ती वाले भाग में अलैंगिक जनन करते हैं। पेड़ पौधे जो लैंगिक जनन करते हैं फूल वाले भाग में, और अलैंगिक जनन कहाँ करते हैं, तो जड़, तने, पत्ती वाले भाग में करते हैं अलैंगिक जनन। पेड़ पौधे में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनक होता है। पेड़ पौधे में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन करेगा। पेड़ पौधे में लैंगिक जनन में अधिक विविधता देखने को मिलता है। पेड़ पौधे में क्या होगा, तो लैंगिक जनन में अधिक विविधता देखने को मिलते हैं, और अलैंगिक जनन में अधिक समानता देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन में अधिक समानता देखने को मिलती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या रहता है, तो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होगा, तो समानता सेम दिखेगा। अलैंगिक जनन में सेम और लैंगिक में विभिन्नताएं दिखती हैं। अलैंगिक जनन में अधिक आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। अलैंगिक में क्या पाया जाएगा, तो अधिक आनुवांशिक गुण पाएगा, जबकि लैंगिक जनन में आनुवांशिक गुण में अधिक अंतर देखने को मिलेगा। तो लैंगिक में क्या होगा, तो आनुवांशिक अंतर मिलेगा, और लैंगिक में भी विविधता पाए जाते हैं। लैंगिक में विविधता पाए जाते हैं, सेम नहीं रहते हैं। और लैंगिक में क्या होता है, तो आनुवांशिक गुणों का अधिक डिफरेंस दिखेगा। पादप गतियाँ, जिसे प्लांट मूवमेंट कहा जाता है। प्लांट मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मोशन करते हैं। पहला फोटोट्रिपिज्म मूवमेंट कहलाता है, दूसरा क्या होता है, तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, और तीसरा क्या होता है, तो केमोट्रॉपिज्म मूवमेंट। तो प्लांट 3 प्रकार के से गति करता है। पहला प्रकाशानुवर्ती गति, जिसे फोटोट्रिप मूवमेंट कहा जाता है, और दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, जिसे जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। थर्ड क्या है, तो रासायनिक अनुवर्तन गति, जिसे केमोट्रॉपिज्म मूवमेंट करती है। प्रकाशानुवर्तन है जो तना और जड़ में होता है, जो तना को क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है, और जड़ में नीचे की ओर होता है। तो प्रकाशानुवर्तन का कारण जड़, तना में होता है, और गुरुत्वानुवर्तन गति भी कहाँ होता है, जड़ और तना में होता है। गुरुत्वानुवर्तन भी जड़, तना में। और रासायनिक अनुवर्तन है जो फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा वाले भाग में रासायनिक अनुवर्तन गति करते हैं। कौन से भाग में, तो वर्तिकाग्र में यानी स्टिग्मा में करता है। कहाँ पे, स्टिग्मा में। जड़ क्या है, तो जड़ गति करता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और दूसरा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जड़ कहाँ पे गति करता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और दूसरा ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, जिसे क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव
ट्रॉपिज मूवमेंट होता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करती है तो क्या होता है, तो इसमें जियोट्रॉपिज मूवमेंट होता है। जबकि ऋणात्मक में क्या होता है, तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज मूवमेंट होता है। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति में क्या होता है, तो निगेटिव फोटोट्रिज मूवमेंट होता है। खरा कि तना का निर्माण होता है, तो तना का निर्माण किससे होगा, प्रांकुर से होता है। इंपॉर्टेंट है, तना का निर्माण किससे होगा, प्रांकुर से। जड़ का निर्माण किससे होगा, तो मूलांकुर से। तना के प्रांकुर से और जड़ के मूलांकुर से होता है। जड़ में पतला पतला रेशा होता है जिसे मूल रोम कहा जाता है। जड़ में क्या रहता है, पतला पतला रेशा रहेगा, उसे क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। मूल रोम के माध्यम से विसरण से पेड़ पौधे में जल पहुंचता है। मूल रोम से पेड़ पौधे में जल पहुंचता है विसरण के माध्यम से। पेड़ पौधे में मूल रोम के विसरण के विधि के द्वारा जाइलम के माध्यम से प्रत्येक भागों में जल पहुंचाता है। मूल रोम से क्या करता है, तो विसरण के द्वारा जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में क्या पहुंचाती है, जल पहुंचाती है। जल मूल रोम से विसरण विधि के द्वारा जाइलम क्या करती है, तो प्रत्येक भाग में जल पहुंचाती है। और इसमें नोड इंटरनोड तना में पाया जाता है। नोड एवं इंटरनोड तना में पाया जाता है। तो नोड और इंटरनोड किस में पाया जाएगा, तो तना के प्रमुख पहचान होता है नोड और इंटरनोड। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। जड़ में क्या रहते हैं, तो नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, तना में केवल पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में रिजर्व फूड स्टार्च उत्सर्जित पदार्थ के मुख्य रूप से जड़ में जमा होता है। स्टार्च कहाँ रहता है, तो जड़ में होता है। उत्सर्जित पदार्थ भी कहाँ जमा होता है, तो जड़ में जमा होता है। और इसमें एक ऊपर वाले प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तना के। और मूलांकुर से प्रांकुर से क्या होता है, तो प्रांकुर तना का निर्माण करता है और मूलांकुर जड़ के निर्माण करता है। नीचे वाला भाग होता है मूलांकुर। विसरण में क्या होता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का बहाव होता है। अधिक मैक्सिमम सांद्रता से मिनिमम सांद्रता के बीच। इंपॉर्टेंट है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती हैं किसमें, विसरण में। जड़ के 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ रूट। जड़ के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। एक पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवांटेजियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवांटेजियस रूट। टैप रूट को मूल जड़ कहा जाता है और फाइब्रस रूट को रेशेदार जड़ कहते हैं। और एडवांटेजियस जड़ को क्या कहा जाता है, तो अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। एडवांटेजियस को अपस्थानिक कहा जाता है। मूल जड़ में कौन कौन आते हैं, तो मूल जड़ के वाले पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं मूल जड़ वाले पौधे। ऐसे पौधे बड़े, विशाल, लंबे, भारी होते हैं। तो मूल जड़ में कौन कौन आ गया, आम, अमरूद, पीपल, जामुन। आम, अमरूद, पीपल, जामुन किसमें, मूल जड़ में होते हैं। रेशेदार में तो अन्य नाम इसका क्या होता है, तो इसका अन्य नाम झकड़ा, अन्य नाम झकड़ा जड़ कहा जाता है। रेशेदार जड़ को जो जकड़ा हुआ रहता है ना, उसे जकड़ा जड़ कहा जाता है। रेशेदार जड़ वाले पौधे एक बीजपत्री होते हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधे कैसे होते हैं, तो एक बीजपत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेशेदार जड़ कैसी होती है, तो एक बीजपत्री। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, प्याज, लहसुन, घास, ये सब क्या है, तो एक बीजपत्री होते हैं और रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। और एडवांटेजियस रूट होता है, 2 भागों में बांटा गया है इसका। एक प्रॉप रूट और दूसरा एक स्टील रूट होता है। प्रॉप रूट को स्तंभ जड़ कहते हैं, प्रॉप रूट को स्तंभ जड़, और स्टील रूट को अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। और प्रॉप रूट को स्तंभ जड़ और स्टील रूट को अस्तंभ जड़ कहते हैं। और यह स्तंभ जड़ होता है 90 डिग्री एंगल पर बनता है। और ये अवस्तंभ जड़ होता है जो झुका हुआ रहता है। जैसे बरगद क्या है, तो स्तंभ जड़ होता है, प्रॉप रूट होता है। और गन्ना और मक्का में क्या होता है, तो अवस्तंभ जड़ होता है। कौन सा जड़, अवस्तंभ। यह मिट्टी के बाहर रहता है। एडवांटेजियस जड़ रहता है जो मिट्टी के बाहर रहता है, एडवांटेजियस। अपस्थानिक जड़। मूल जड़ जैसे टैप रूट हो गया, तो इसका एक है तुर्की रूपी जड़। जैसे मूली में क्या रहता है, तो तुर्की रूपी जड़ रहता है। असंकु रूपी जड़ होता है किसमें होता है, गाजर में होता है। कुंभी रूपी चुकंदर और सलजम में होता है। चुकंदर और सलजम में जड़ कैसा होता है, कुंभी रूपी होता है। गाजर में शंकु रूपी होता है।
और तरकु रूपी जड़ किसमें, मूली में होता है। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और मैंग्रोव वन का उदाहरण है जो दलदली इलाका होता है। वृक्ष का जड़ कैसा होता है, तो इसमें अर्धवायवीय श्वसन होता है। वृक्ष के जड़ में अर्धवायवीय श्वसन करती है और इसके जड़ों में क्या पाए जाते हैं, तो न्यूमेटोफेरा पाए जाते हैं। न्यूमेटोफेरा पाए जाते हैं। न्यूमेटोफेरा पाए जाते हैं इसके जड़ में, जो जड़ में न्यूमेटोफेरा पाए जाते हैं। मक्का, ज्वार, गन्ने में पाया जाता है तो अवस्था में जड़ पाए जाते हैं। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गन्ने हो गए, ये सब में अवस्था में जड़ पाए जाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ का उदाहरण तो स्तंभ मूल का है। बरगद स्तंभ मूल इम्पॉर्टेंट है। मैंग्रोव पौधे में जड़ों पाए जाते हैं तो न्यूमेटोफोरा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वाले पौधे में क्या पाए जाते हैं, जड़ों में, तो न्यूमेटोफोरा पाए जाते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है किसमें, एक बीज पत्री में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। ब्रायोफिलम में पौधे का प्रसारण होता है जड़ों के द्वारा। ब्रायोफिलम में पौधों के प्रसारण कहाँ होता है, तो जड़ों के द्वारा होता है। तना हो गया, तो तना की शक्ति क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव होगा जो प्रकाश अनुवर्तन नहीं होगा, जो प्रकाश की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव होगा गुरुत्वानुवर्तन यानी अर्थ की ओर नीचे जाएगा। तना का निर्माण कौन करेगा, परांकुर, और मूलांकुर जड़ का निर्माण करेगा। नोड और इंटरनोड पाया जाता है किसमें, तना में पाया जाता है। इसका मूल पहचान क्या होता है, तो नोड और इंटरनोड किस में पाया जाएगा, तो तना में पाया जाएगा, और इसका यही मूल पहचान है नोड और इंटरनोड तना का। इसमें छोटा 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसमें बातरंध्र होते हैं। तो तना में क्या पाया जाता है, 2 छिद्र, जिसे बातरंध्र भी कहा जाता है। तना हरा होने के कारण किसके, तो क्लोरोफिल के कारण तना हरा होती है, और मुख्य रूप से पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। नोड के मीन्स क्या होता है, तो नोड जो गांठ रहता है ना, उसे नोड कहा जाता है। इंटरनोड 2 गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहा गया। नोड गांठ को कहते हैं और इंटरनोड 2 गांठों के बीच की दूरी। पत्ते में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, तो पत्ती में जो छिद्र पाए जाते हैं उसे स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं जो पत्ती में पोर्स रहते हैं छोटे छोटे। तना के प्रकार क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ स्टेम, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, स्टेम को 3 भागों में। पहला अंडरग्राउंड स्टेम्स, दूसरा सब एरियल स्टेम, और तीसरा एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहा जाता है, तो भूमिगत रूपांतरित तना कहा जाता है। अंडरग्राउंड को भूमिगत, अर्धवायवीय तना को सब एरियल स्टेम कहा जाता है। अर्धवायवीय तना को सब एरियल स्टेम कहते हैं, और वायवीय तना को एरियल स्टेम कहा जाता है। वायवीय को एरियल स्टेम कहा जाता है। भूमिगत तना, रूपांतरित तना अंडरग्राउंडेड स्टेम कहा जाता है। जैसे इसमें कंद हो गया, दूसरा प्रकंद हो गया, तीसरा सलकंद हो गया, चौथा क्या हो गया, धनकंद हो गया। कंद में कौन कौन आते हैं, तो आलू, ओल इम्पॉर्टेंट है। आलू ओल किस में आते हैं, तो ट्यूबर यानी कंद में आते हैं। आलू और ओल में क्या पाया जाता है, ट्यूबर में पाया जाता है यानी कंद पाया जाता है। हल्दी, अदरक, केला और फर्न। हल्दी, अदरक, केला और फर्न में क्या पाए जाते हैं, राइजोम यानी प्रकंद पाए जाते हैं। हल्दी, अदरक, केला, फर्न में क्या, प्रकंद यानी राइजोम पाए जाते हैं। प्याज, लहसुन और लिली में क्या पाए जाते हैं, तो सलकंद यानी बल्ब पाया जाता है। बल्ब को सलकंद कहा जाता है। प्याज, लहसुन, लिली, सलकंद पाए जाते हैं। और जिमीकंद, वांडा और अरबी। जिमीकंद, वांडा, अरबी में धनकंद यानी कॉम पाया जाता है, CORM, कॉम। जिमीकंद, वांडा, अरबी में धनकंद। प्याज लहसुन में सलकंद, प्याज लहसुन में सलकंद। हल्दी, अदरक, केला, फल में प्रकंद। आलू, ओल में कंद पाए जाते हैं। नागफनी का कांटा क्या रहता है, तो ये पत्ती के रूप में कार्य करती है। जो क्या रहता है, तो रूपांतरित पत्ता होता है। और गुदेदार भाग क्या रहता है, तो नागफनी का गुदेदार भाग होता है जो तना के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लीफ, पत्ती का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें क्या रहता है, तो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। पत्ती में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है और इसके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होते हैं, तो पत्ती होती है। इसी को रसोई घर कहा जाता है, पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्लोरोफिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो क्लोरोप्लास्ट, और प्रकाश संश्लेषण की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्लोरोफिल हो जाएगा।
पत्ती के रंध्र के पास जो कोशिका पाई जाती है उसे गार्ड सेल कहते हैं। जो पत्ती के रंध्र के पास यानी स्टोमाटा के पास पाए जाते हैं कोशिका उसे गार्ड सेल या द्वार कोशिका कहते हैं। गार्ड सेल या द्वार कोशिका जो पत्ती के पास में पाई जाती है। पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, तो स्टोमाटा, और इसी के माध्यम से क्या करती है, स्टोमाटा के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन करती है। तना में पाए जाने वाले छिद्र को बातरंध्र कहा जाता है। जो तना में छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बातरंध्र। रंध्र का बंद होना या खुलना किस पर निर्भर करता है, तो द्वार कोशिका के, किसे, स्टोमाटा पर डिपेंड करता है। स्टोमाटा ने गार्ड सेल पर। रंध्र का बंद होना खुला होना किस पर डिपेंड रहता है, तो द्वार कोशिका पर डिपेंड करता है। द्वार कोशिका का एक्टिव बनाता है पोटेशियम बनाता है। द्वार कोशिका को एक्टिव कौन बनाता है, तो पोटेशियम बनाती है। वह पत्ती जिसके माध्यम से नया पौधा जन्म लेता है उसे ब्रायोफाइलम कहा जाता है। वह पत्ती जिसके माध्यम से नए पौधे जन्म लेते हैं उसे ब्रायोफाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे में कोशिकाओं में सूरज की प्रकाश उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से यौगिकों के जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और दोनों के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज का निर्माण होना। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के निर्माण का होना ही क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जो CO2 और जल से क्या करता है, तो संयोग करके कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे वातावरण से CO2 लेता है और जड़ के माध्यम से जल लेता है, और सूर्य से प्रकाश लेता है, और एवं पत्ती से क्लोरोफिल पाया जाता है। तो CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब चार इंपॉर्टेंट है जो फोटोसिंथेसिस में कार्य करेगा। CO2, H2O, प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्या भोजन बनाने के लिए होते हैं, जो चार कच्चे पदार्थों की आवश्यक होती है। चार कच्चे कौन कौन, CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल। और इन चारों में से एक भी गायब हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जैसे देखो प्रकाश संश्लेषण में तो CO2, H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगा और हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O, और H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। प्रकाश संश्लेषण की घटना कितने चरणों में होते हैं, दो चरणों में होते हैं। पहला प्रकाशिक चरण है, प्रकाशिक चरण को प्रकाशिक अभिक्रिया कहता है। दूसरा अप्रकाशिक चरण कहते हैं। प्रकाशिक चरणों में ग्रेना वाले भाग में होते हैं और अप्रकाशिक चरण होते हैं जो स्ट्रोमा वाले भाग में होते हैं। प्रकाशिक चरण किस में होता है, तो ग्रेना वाले भाग में, और अप्रकाशिक चरण किस में होता है, तो स्ट्रोमा वाले भाग में। और प्रकाशिक चरण में प्रकाश चाहिए जब जल को तोड़ने के लिए होते हैं प्रकाशिक चरण। जल के तोड़ने के लिए प्रकाशिक चरण होता है और अंधेरे में भी हो जाएगा। तो अप्रकाशिक चरण किस में होता है, तो अंधेरा में होता है। और प्रकाशिक चरण लाइट के बिना नहीं होगा। अप्रकाशिक चरण किस में होगा, तो स्ट्रोमा में। प्रकाशिक चरण किस में होता है, तो ग्रेना वाले भाग में होगा। पत्ती के ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक चरण यानी प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। किसमें, तो प्रकाशिक चरण किस में होगा, तो ग्रेना में होगा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक होता है तो लाल रंग में सबसे अधिक होगा, और इसका लाल रंग के तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किसका होता है, तो तरंगदैर्घ्य बैगनी का है, तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस करता है बैगनी रंग का। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा तो हरा में क्या रहता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। श्वसन के दौरान पेड़ पौधे हमेशा दिन रात में क्या करते हैं, तो O2 लेते हैं, और दिन में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत अधिक CO2 लेता है और बहुत अधिक मात्रा में O2 छोड़ता है। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के कारण क्या करती है, तो दिन में
पेड़ पौधा जो ऑब्जर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और O2 को रिलीज करती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा केवल दिन में, और श्वसन में क्या करेगा तो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। श्वसन में O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा हमेशा। कुछ पौधे हमेशा दिन रात में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जैसे पीपल हो गया, नीम, तुलसी, बरगद। ये रात में भी क्या तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पीपल, नीम, तुलसी, बरगद। प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है तो उपचाय यानी एनाबॉलिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की किस प्रक्रिया की जैविक प्रक्रिया है तो उपचाय क्या है, एक जैविक प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उद्दीपन करती है। प्रकाश संश्लेषण के समय ATP के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी संज्ञा, तो ATP के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी संज्ञा प्रदान की गई तो ये प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के टाइम ATP के निर्माण की प्रक्रिया की संज्ञा प्रदान करता है। कौन तो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या करता है तो ATP का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, जिसे क्या कहा जाता है तो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो सूर्य प्रकाश। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो सूर्य प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करती है तो जल के हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व क्या होते हैं तो मैग्नीशियम और क्लोरीन होते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन है जो प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक होते हैं, मैग्नीज और क्लोरीन। प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व कौन होते हैं तो मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अनुपात कितना होता है तो 10:1, मतलब लाइट रहेगा 10 और फोटोसिंथेसिस होगा 1। 10:1 में होता है प्रकाश संश्लेषण के अनुपात, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल। प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक तत्व होते हैं। फ्लावर, नेक्स्ट है फ्लावर। यह पौधे के जनन यानी प्रजनन वाले भाग में पाए जाते हैं। फ्लावर फूल के माध्यम से जनन होते हैं, उसे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फूल के माध्यम से क्या होता है तो रिप्रोडक्शन होगा, उसे लैंगिक जनन कहते हैं फ्लावर को। पुष्प के भाग कौन कौन होते हैं तो कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स को बादल पुंज कहते हैं और कोरला को दल पुंज कहते हैं, और एंड्रोसियम के पुमंग यानी नर भाग होता है, और गाइनोसियम होता है जो मादा भाग होता है। तो पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, कैलिस को बादल पुंज कहते हैं और कोरला को दल पुंज कहते हैं, और एंड्रोसियम को पुमंग कहा जाता है, गाइनोसियम को जयांग कहते हैं। जयांग किसमें, फीमेल में पाया जाएगा और पुमंग नर में पाया जाता है। और बादल यानी बादल को सेपल और दल को पेटल कहा जाता है। बादल को सेपल और दल को पेटल कहा जाता है। ये क्या होते हैं तो ये फूल का सहायक अंग होते हैं, बादल और दल। पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, जिसे पुंकेसर को एस्टिमन कहा जाता है और स्त्री केसर को पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। पिस्टिल और कार्पल स्त्री केसर को, स्टेमेंस कहा जाता है पुंकेसर को, और ये क्या है तो आवश्यक अंग होते हैं। और बादल और दल क्या करते हैं तो इनमें जन्म की कोई भी मदद नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन होगा तो स्टेमन और पिस्टिल में होगा, यह जनन में मदद करता है। आवश्यक अंग, जनन का आवश्यक अंग है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर मेल में पाए जाते हैं और स्त्री केसर फीमेल में। ये देखो, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा। ये स्टाइल यानी वर्तिका है। ये क्या है तो ओवरी यानी अंडाशय है। ये क्या है तो पेटल। ये क्या है तो पेटल यानी दलपुंज। ये नीचे वाला भाग है सेपल। एक जो मोटा वाला भाग है उसे थैलमस। ये क्या है तो पेडिकल यानी पुष्प डंठल। ये बीच वाला भाग को गर्भनाल यानी प्लेसेंटा है। ये क्या है तो बीजांड है यानी ओव्यूल है। और ये वाला ऊपरी वाला परत है जो लोक्यूल यानी छोटी गुहा। ये क्या है तो फिलामेंट है। और ये क्या है तो प्राकोष यानी एंथर है। एंथर यानी प्राकोष है, ये फिलामेंट है, ये लोक्यूल है और ये ओव्यूल है, और ये प्लेसेंटा बीच में। तब
कह रहा है कि फूलों के आकर्षक रंग प्रदान करता है तो दलपुंज, यानी कोरेला है जो फूलों को आकर्षक रंग देगा, दलपुंज देगा। फूलों का आकर्षक रंग कौन देता है? दलपुंज। फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसे ढक कर रखने वाले हरे रंग का आवरण को क्या कहते हैं? तो बादल पुंज कहते हैं। फूलों के आकर्षक रंग कौन देता है? तो दलपुंज यानी कोरेला देता है। कोरेला क्या करता है? तो फूलों का आकर्षक रंग देगा। फूल जब कली अवस्था में रहता है तो उसे ढक कर रखने वाले हरे रंग के आवरण को क्या कहते हैं? जो ढक कर रखेगा उसे हरे आवरण को बादल पुंज कहेंगे। एक बादल पुंज को कहा जाता है तो सेपल कहा जाता है, यानी सेपल कहा जाता है बादल पुंज को। बादल पुंज को क्या कहते हैं? तो सेपल, यानी बादल को कहा जाता है सेपल या सिंग कहा जाता है। सभी बादल पुंज को एक साथ कहा जाता है कैलिक्स कहा जाता है। सभी बादल को क्या कहा जाएगा? तो कैलिक्स कहा जाता है। फूलों के विभिन्न तरह के रंग प्रदान करता है दलपुंज। फूलों का विभिन्न प्रकार के रंग कौन देगा? तो दलपुंज यानी कोरेला देगा। एक दलपुंज को कहते हैं पेटल कहते हैं, सभी दलपुंज को कोरेला कहते हैं। जैसे एक बादल को सेपल कहते हैं और सभी दल को क्या कहते हैं? सभी बादल पुंज को कैलिक्स कहा जाता है। उसी प्रकार एक दलपुंज को पेटल कहा जाता है और सभी दलपुंज को कोरेला कहा जाता है। पेटल और कोरला, सेपल और कैलिक्स, याद रखना, सेपल और कैलिक्स, पेटल और कोरला। पुमंग क्या है? तो पुष्प फूल का मेल भाग होता है पुमंग, और जयांग क्या है? तो फूल का फीमेल भाग होता है। एक पुमंग बराबर क्या होता है? तो एक पुंकेसर के बराबर होता है। एक पुमंग बराबर एक पुंकेसर होता है। इसेंशियल ऑर्गन जिसमें आवश्यक अंग होते हैं, तो आवश्यक अंग में दो हुए तो एंड्रोसियम और गायनेसियम। एंड्रोसियम को पुमंग जो नर भाग का होता है और जयांग क्या होता है? तो मादा भाग का होता है जयांग। और पुमंग में क्या रहता है? तो पुंकेसर होता है और पुंकेसर दो भागों में बढ़ता है, एक परागकोश और दूसरा तंतु यानी फिलामेंट में। एंथर और फिलामेंट में टूटता है पुंकेसर। पुंकेसर है जो परागकोश एवं तंतु भागों में टूटती है, और स्त्री केसर है जो इसमें तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र को अस्टिग्मा कहा जाता है और वर्तिका को अस्टाइल कहा जाता है और अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। तो स्त्री केसर के तीन भाग, अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी। अस्टाइल, अस्टिग्मा, ओवरी। और पुंकेसर का दो भाग होता है, परागकोश और फिलामेंट। फल बनता है किसमें? तो अंडाशय में। बीज बनता है बीजांड से। फल बनता है अंडाशय से, बीज बनता है बीजांड से। परागकण कहाँ पाया जाता है? तो पुंकेसर के परागकोश वाले भाग में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाया जाएगा? तो पुंकेसर के परागकोश वाले भाग में। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो पॉलिनेशन कहलाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक यानी अस्टिग्मा तक पहुंचता है उसे परागन कहलाते हैं, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। ये क्या? तो वर्तिकाग्र, ठीक है। ये परागनली है और ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये वाला क्या है? तो भ्रूणकोश है। ये नीचे वाला भाग क्या है? तो नरयुग्मक है। ये पुष्पासन है और नीचे वाला पुष्पवृत्त है। ये वाला बादल है, ये दल है, और ये क्या है? तो बीजांड है छोटे छोटे, और अंडाशय ये वाला बड़ा भाग क्या है? तो अंडाशय। परागकण यानी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जो स्वयं परागन करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जो पर परागन यानी दूसरे पर डिपेंड रहता है। और जब एक ही पौधे के फूल के बीच परागन हो, जब एक ही पौधे के फूल के बीच परागन हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक पौधे दूसरे पौधे में परागन हो, एक पौधे से दूसरे पौधे में परागन हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, उसे पर परागन। स्वपरागन क्या होता है? तो स्वपरागन से पर परागन क्या होता है? तो बेहतर होता है। पर परागन बेहतर होता है। परागन में मदद करता है वायु हो गया, जल, कीट, चमगादड़, घोंघा, जंतु, ये सब क्या करता है? तो परागन में हेल्प करता है। वायु के द्वारा जो परागन होता है उसे एनिमोफिल कहते हैं, और जल के द्वारा जो परागन होगा हाइड्रोफिल कहेंगे, और कीट के द्वारा परागन होगा उसे एंटीमोफिल कहते हैं, और चमगादड़ के द्वारा परागन होगा उसे चिरेप्टोफिल कहते हैं, और घोंघा को मेलिकोफिल कहा जाता है, जंतु के जूफिल कहा जाता है।
घोंघा को मैल्कोफिल और जंतु के जूफिल कहा जाता है। फूल के दो भाग होते हैं, एक लिंगी और दूसरा उभयलिंगी होते हैं। फूल का कितने भाग? यूनिसेक्सुअल के एक लिंगी कहते हैं और द्विलिंगी को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। द्विलिंगी या उभयलिंगी को हर्माफ्रोडाइट और एक लिंगी को एक यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। एक लिंगी में कौन कौन आ जाएगा? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। जैसे पुंकेसर किसका रहता है? तो नर भाग रहता है और स्त्री केसर मादा भाग। जब एक ही फूल में दोनों भाग एक साथ मौजूद ना हो उसे एक लिंगी कहा जाता है। जब एक ही फूल में क्या रहते हैं? तो मेल और फीमेल नहीं रहते हैं तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, खीरा, इसमें ये सब क्या है? तो एक लिंगी है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग प्लांट में। पपीता, मक्का, ककड़ी, खीरा, एक ही फूल में दोनों भाग एक साथ मौजूद नहीं होते हैं। और पपीता, ककड़ी, खीरा, पपीता, मक्का, ककड़ी, खीरा, ये सब में क्या है? तो एक लिंगी है। और जैसे बायो जो हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, इसमें क्या रहते हैं? जब एक ही फूल में दोनों भाग मौजूद होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है। एक ही फूल में दोनों भाग मौजूद हो गए, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी, उसे हर्मोफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे उड़हल के फूल हो गया, सरसों के फूल हो गया, सूरजमुखी, लिली, पिटूनिया और आम। पिटूनिया और आम में भी क्या रहता है? तो हर्मोफ्रोडाइट है। उड़हल भी है, सरसों का फूल भी है और सूरजमुखी भी है, लिली भी है, अब पिटूनिया भी है। आम इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? तो आम हर्मोफ्रोडाइट है। सबसे बड़ा फूल रोफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल बुल्फेया। अब फूलों के अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है और फूल के उत्पादन की प्रक्रिया को फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूल के उत्पादन की प्रक्रिया को फ्लोरिकल्चर। फर्टिलाइजेशन में दो प्रकार के होते हैं, एक द्विसलयन और तीसरा त्रिसलयन होता है। द्विसलयन होता है जो अनावृत बीजी में होता है और आवृत बीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है ना। त्रिसलयन में आवृत बीजी में होता है। त्रिसलयन किस में होता है? तो आवृत बीजी में होता है और द्विसलयन अनावृत बीजी में होता है। इसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे, इसको एंजियोस्पर्म कहेंगे। अनावृत को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और इस द्विसलयन किस में होता है? तो अनावृत बीजी में। और त्रिसलयन किस में होता है? तो आवृत बीजी में होता है। इसमें फल का निर्माण फूल के अंडाशय से होता है। फल का बीज का निर्माण बीजांड से होगा और अंडाशय के भीतर होता है। फल के अध्ययन का कहलाता है पोमोलॉजी कहलाएगा। फल का कार्य क्या है? तो बीज को सुरक्षा प्रदान करना। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनता है। अंडाशय की भित्ति से क्या बनता है? फल भित्ति। फल भित्ति को कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। एपिकार्प, दूसरा मेजोकार्प और तीसरा क्या है? तो एंडोकार्प। पहला एपिकार्प जो बाह्य फल भित्ति होता है उसे एपिकार्प कहा जाता है। सबसे बाहरी परत होता है फल का, एपिकार्प का। मध्य फल भित्ति में क्या होता है? तो मध्य स्तर के जिसे मेजोकार्प कहा जाता है और अंत फल भित्ति के तो भीतरी स्तर पर पाया जाता है एंडोकार्प। फल के दो भागों में बांटा गया, तो पहला निषेचन के आधार पर, दूसरा निर्माण के आधार पर। तो निषेचन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक ट्रू फल और एक दूसरा फॉल्स फल। तो ट्रू फॉल्स में देखना तो सत्य फल में कौन कौन आ जाएगा? जिसका निर्माण अंडाशय से हो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, नारियल हो गया, बेर हो गया, जामुन, तरबूज, संतरा, अंगूर। आम, अमरूद, नारियल, बेर, जामुन, तरबूज, संतरा, अंगूर, ये सब क्या है? तो ट्रू फ्रूट है। और फॉल्स फ्रूट में कौन आ जाएगा? जो अंडाशय के अलावा पुष्पासन से होता है। पुष्पासन से होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो पुष्पासन से होगा तो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। जैसे सेब, नाशपाती, काजू, कटहल। सेब, नाशपाती, काजू, कटहल, इसमें निषेचन की प्रक्रिया पुष्पासन में होता है, इसलिए फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अनिषेक यानी पॉलिनोकार्पिक फ्रूट। अनिषेक फल जहाँ निषेचन की प्रक्रिया ना हो उसे अनिषेक फल कहते हैं। जैसे केला और अंगूर क्या है? तो अनिषेक फल का उदाहरण है केला और अंगूर। इम्पॉर्टेंट है, केला और अंगूर अनिषेक फल का उदाहरण है। जीवन में एक बार फूल और फल देता है, कौन देता है? केला देता है जीवन में एक बार। निर्माण के आधार पर फल के प्रकार कितने होते हैं? तो निर्माण के आधार पर फल 3 भागों में बांटा गया, एक सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट को सरल फल कहा गया, एग्रीगेट को जो समूह फल या पुंज फल कहा जाता है एग्रीगेट फ्रूट को।
और तीसरा कंपोजिट फ्रूट जिसे संग्रहित करता एग्रे कंपोजिट फ्रूट क्या करता है तो संग्रहित करता है फल को। सरल फल है जो जब एक फूल से एक फल बने उसे क्या कहते हैं सरल फल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, जामुन, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है तो सरल फ्रूट है। समूह फूल क्या होते हैं तो एक फूल से जब अनेक फल बने उसे एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। एक फूल से जब अनेक फल बनते हैं। संग्रहित फल है जिस फल के निर्माण में बादल पुंज और दल पुंज दोनों होते हैं। बादल पुंज भी होते हैं और दल पुंज भी होते हैं, उसे कंपोजिटिव संग्रहित फूल कहते हैं। बादल पुंज भी और दल पुंज दोनों भाग होते हैं। बादल पुंज को क्या कहते हैं तो परिदल पुंज भी कहा जाता है। और बादल पुंज में छिलका क्या होता है मोटा होता है। जैसे कटहल और नाशपाती और शहतूत का छिलका कैसा होता है तो मोटा होता है बादल पुंज। बादल पुंज। स्ट्रॉबेरी और रसबेरी ये सब क्या है तो समूह फल है। और आम, अमरूद, जामुन, चावल ये सब क्या है तो सरल फल है। और संग्रहित फल में क्या रहता है तो जिस फल का निर्माण बादल पुंज और दल पुंज के दोनों भाग ले। बादल पुंज भी लेता है और दल पुंज भी लेता है संग्रहित फल में यानी। और जैसे क्या हो गया तो कटहल, नाशपाती, शहतूत ये क्या है तो संग्रहित फूल है। कटहल, नाशपाती, शहतूत ये सब क्या है तो संग्रहित फल। संपूर्ण फलवृति यानी पेरिकार्प है। तो पेरिकार्प को 3 भागों में बांटा गया है फलवृति को। पहला एपिकार्प, दूसरा मेजोकार्प और तीसरा एंडोकार्प। और मेजो जो भाग फलवृति होता है इसका छिलका इससे बनता है छिलका। भाग फलवृति के कारण छिलका बनता है। और मध्य फलवृति यानी मेजोकार्प में इससे बनता है गूदा, आम, पपीता। गूदा बनता है आम, पपीता में मध्य फलवृति के कारण। अंतः फलवृति के कारण यह बीज से सटा होता है। अंतः फलवृति किससे सटा होता है बीज से। फल है और फल के खाने वाले भाग दिए गए। सेब, नाशपाती क्या है तो पुष्पासन के भाग होते हैं। सेब, नाशपाती, अमरूद, अंगूर, टमाटर ये किसका भाग है तो अमरूद हो गया। अंगूर, टमाटर या फलवृद्धि या बीजांडसन खाते हैं। फलवृद्धि या बीजांडसन खाते हैं किसका तो अमरूद, अंगूर और टमाटर का। सेब, नाशपाती पुष्पासन। पपीता और आम का क्या खाते हैं तो मध्यफल भीति खाते हैं। पपीता, आम का मध्यफल भीति। लीची का कौन सा भाग खाते हैं तो एरिल भाग खाते हैं लीची का। नारियल का भ्रूणपोष भाग खाता है। नारियल के भ्रूणपोष। केला के मध्यफल भीति या अंतःफल भीति खाते हैं। केला के मध्यफल भीति या अंतःफल। गेहूँ और चावल के भ्रूणपोष या भ्रूण खाते हैं। गेहूँ, चावल के भ्रूणपोष या भ्रूण। चना या मूंगफली के बीज पत्र या भ्रूण खाते हैं। बीज पत्र या भ्रूण। शहतूत का क्या खाते हैं तो परिदल पुंज। परिदल पुंज उसका शहतूत का। कटहल के परिदल पुंज या बीज खाते हैं, दोनों खाते हैं। कटहल के परिदल पुंज भी और बीज भी। अनानास का परिदल पुंज और फलवृति दोनों। परिदल पुंज और फलवृति अनानास के। खजूर के बाह्य एवं अंतःफल भीति खाते हैं और काजू के भ्रूण खाते हैं एम्ब्रियो। पौधे को 3 भागों में बांटा गया। एक परजीवी पादप, दूसरा अधिपादप और तीसरा क्या है तो कीट बच्ची पादप। पहला परजीवी पादप में कौन कौन आते हैं तो परजीवी पादप में अमरबेल, कस्क्यूटा और रफलेसिया। अमरबेल, कस्क्यूटा और रफलेसिया क्या है तो परजीवी पादप है। अमरबेल, कस्क्यूटा और रफलेसिया। अधिपादप में किसी अन्य पौधे पर उग जाना क्या कहलाता है तो ये अधिपादप है जो अन्य पौधे पर उग जाते हैं। जैसे आर्किड क्या है तो अधिपादप है। कीटभक्षी पौधा कौन कौन था ऐसा पौधा जो नाइट्रोजन को पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं उसे कीटभक्षी कहते हैं। जैसे घटपर्णी को पिचर प्लांट, नेपथिन्स और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेला और डायनोमिया। पिचर प्लांट, नेपथिन्स, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेला, डायोनिया ये सब क्या है तो कीटभक्षी पौधा है। पिचर प्लांट, नेपथिन्स, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेला और डायोनिया ये सब क्या है तो कीटभक्षी पौधा है जिसमें नमी एवं दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं कीटभक्षी। नमी एवं दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे। पोषक के 2 पदार्थ। पोषक को कितने भागों में बांटा गया न्यूट्रिशन को तो 2 भागों। पहला बृहद अणु और दूसरा सूक्ष्म यानी माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा क्या है तो माइक्रो। एक है मैक्रो, दूसरा माइक्रो। माइक्रो क्या होता है तो सूक्ष्म अणु जो सरल होता है और मैक्रो होता है जो जटिल होता है। माइक्रो मोलिक्यूल कौन कौन है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या है तो माइक्रो मोलिक्यूल यानी बृहद अणु है। इसे पाचन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन वसा को क्या करती है, तो पाचन की आवश्यकता होती है। जबकि माइक्रो एक एक क्या, तो माइक्रो यानी सूक्ष्म अणु, विटामिन, खनिज, लवण, और इसमें पाचन नहीं होता है। विटामिन, खनिज जल का डाइजेस्ट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा क्या है, तो ये बृहद अणु है और इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में बृहद अणु ज़्यादा सबसे आवश्यक होती हैं और हमारे शरीर में सूक्ष्म अणु की कम आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में पोषण के लिए 40 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 40 प्रकार के, जो जटिल को क्या करते हैं, सरल के रूप में तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट जटिल है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करेगा और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो बृहद और जटिल अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसका सरल रूप ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है, तो ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या, कौन से एंजाइम, तो टाइलिन, एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। टाइलिन या एमाइलेज ग्लूकोज में चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। टाइलिन मुख्य गुहा के लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। मुख्य गुहा के लार ग्रंथि में टाइलिन, और अग्नाशय से निकलता है एमाइलेज एंजाइम। अग्नाशय से निकलता है एमाइलेज। टाइलिन लार ग्लैंड से निकलती है। अग्नाशय से निकलता है तो एल से लाइपेज या वसा का पाचन करता है। अग्नाशय से निकलता है तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये सब क्या, कहाँ से निकलती, तो अग्नाशय से यानी पैनक्रियाटिक सेल से निकलती है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज किसका, वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है कितना, 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से एनर्जी मिलेगा 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से क्या, 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहे या प्रोटीन रहे उससे 4.2 कैलोरी, लेकिन फैट टूटेगा तो 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। सर्वाधिक ऊर्जा वसा में है, और लेकिन हमारे शरीर के सर्वाधिक ऊर्जा को पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। फैट्स में तो एनर्जी बहुत मात्रा में होता है, लेकिन बॉडी को जो ज़रूरत है वो पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 1:2:1 में होते हैं। एक अनुपात 2:1 में कार्बन रहता है और हाइड्रोजन 2 अनुपात में रहता है और ऑक्सीजन 1 अनुपात में रहता है। तो 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं बॉडी में, और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट के कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, तीसरा पॉलीसेक्राइड। मोनो, डाई, पॉली। मोनो में एक अणु होते हैं जो ग्लूकोज का सबसे सरल शर्करा है। मोनो क्या है, तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज। इसका है जीएफ गिलो। इसका ट्रिक है, जैसे जी से क्या, ग्लूकोज, एफ से फ्रुक्टोज और गेलो से गैलेक्टोज। ये सब क्या है, तो मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज क्या है, तो सबसे सरल शर्करा है। फ्रुक्टोज क्या है, सबसे मीठा शर्करा, गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में कितने अणु, 2 अणु पाए जाते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। एमएल्स। डाइसेक्राइड का ट्रिक क्या है, तो एमएल्स होता है ना, एमएल्स। तो एम से माल्टोज, एल से लैक्टोज, एस से सुक्रोज। माल्टोज किस में पाया जाता है, तो अनाज में पाया जाता है, दूध, दही में। लैक्टोज पाया जाता है सुक्रोज में, गन्ना और चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज क्या, तो डाइसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड में क्या रहता है, तो 2 अणु से अधिक रहता है पॉलीसेक्राइड। और इसमें पहला कौन है, स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेल्यूलोज और चौथा काइटिन होता है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन ये सब पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन क्या है, तो पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च में पादप रिजर्व फूड के रूप में जमा होता है। स्टार्च में पादप किसमें, रिजर्व फूड के रूप में जमा रहता है। कहाँ जमा होता है, जड़ में जमा होता है। ग्लाइकोजन जो जंतुओं के रिजर्व फूड के रूप में जमा करती है लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। रिजर्व फूड कहाँ जमा होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, तो लीवर में।
सेल्यूलोज है जो पेड़ पौधे के कोश का भित्ति का बना होता है, सेल्यूलोज। काइटिन क्या है, तो कवक का कोश का भित्ति बना होता है काइटिन का। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में कितने होते हैं, तो 2 मोनोसेक्राइड से मिलते हैं। इसमें माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, एमएल्स इसका। माल्टोज है जो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। माल्टोज किसमें, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को तोड़ देगा। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज है जो किस में तोड़ेगा, लैक्टेज को, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। सुक्रोज है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। माल्टोज, माल्टोज में 2 ग्लूकोज, लैक्टोज में 1 ग्लूकोज और सुक्रोज में 1 ग्लूकोज। सुक्रोज में फ्रुक्टोज पाया जाता है और लैक्टोज में ग्लैक्टोज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। किण्वन द्वारा माल्टोज से जौ का मदिरा और लैक्टोज से दही बनता है। जौ का मदिरा और लैक्टोज से दही बनता है किण्वन के द्वारा। प्रोटीन्स, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मिलने से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगा तब प्रोटीन्स का निर्माण होगा। कार्बन, इसका ट्रिक है कॉन, CHON, कॉन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। यह क्या, तो बृहद अणु है, जटिल अणु है जो सरल रूप में एमिनो एसिड हो। प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड में, और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो 20 एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, तो इसमें शरीर के 10 खुद बनाता है। 20 एमिनो एसिड में 10 खुद बनाएगा और 10 भोजन के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रोटीन की खोज कौन किया था, तो बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक की खोज कौन किया था, बर्जीलियस ने किया था। कोशिका की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर का विकास कौन करेगा, तो प्रोटीन करेगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन कौन है, तो प्रोटीन के पाचन में पहला पेप्सिन होगा, दूसरा ट्रिप्सिन होगा और तीसरा इरेप्सिन होगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, अमाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो अग्नाशय से निकलता है। इरेप्सिन क्या करता है, तो छोटी आंत से निकलता है। पेप्सिन अमाशय से, ट्रिप्सिन भी अमाशय से और इरेप्सिन भी। इरेप्सिन कहाँ से, छोटी आंत से निकलता है। इरेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन करती है, इरेप्सिन छोटी आंत से। ये तीनों मिलकर पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन करके अमीनो अम्ल में क्या कर देती है, अमीनो अम्ल में तोड़ देती है प्रोटीन को। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जैसे क्वाशियोरकर और मरास्मस, ये दोनों कुपोषण के कारण होता है। कुपोषण हो जाता है इसकी कमी के कारण। क्वाशियोरकर और मरास्मस ये प्रोटीन की कमी से होती हैं। प्रोटीन का स्रोत होता है दाल, दूध, अंडा, मांस, ड्राई फ्रूट, ये सब क्या है, तो प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन का निर्माण एवं तत्वों के मिलने से होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, इसका ट्रिक है कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन के लगभग कितना परसेंट, 16% भाग पाए जाते हैं नाइट्रोजन का। प्रोटीन में 16% भाग पाया जाता है प्रोटीन में नाइट्रोजन। प्रोटीन का निर्माण होता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया गया था, तो इंसुलिन हार्मोन। प्रोटीन अणुओं में से सर्वप्रथम किसकी रचना का पता लगाया था, तो इंसुलिन हार्मोन, जो फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा यह पता लगाया गया था कि प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया था। सर्वप्रथम किसकी संरचना, तो प्रोटीन में इंसुलिन हार्मोन का संरचना पाया जाता है प्रोटीन में, और पता लगाया था कौन, फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा, फ्रेडरिक सैंगर। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलैमोन्स प्रोटीन पाया जाता है दाल में। प्रोलैमोन्स प्रोटीन किस में, दाल में पाए जाते हैं। गेहूं और चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं और चावल में ग्लूटैलिन पाया जाता है। ग्लूटैलिन किस में, तो गेहूं और चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट है फैट। इस फैट का खोज कौन किया था, तो ब्लोर के द्वारा। कब किया गया था, ब्लोर ने 1943 में ब्लोर ने फैट को खोजा था, ब्लोर। और ये क्या है, तो बृहद अणु होते हैं और जटिल अणु होते हैं। ये सरल रूप से क्या करती है, तो बैसिए और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है फैट को। बैसिए और ग्लिसरॉल में तोड़ता है फैट को। वसा का टूटना क्या करता है, तो इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण कहलाता है वसा का टूटना।
वसा को तोड़ने का कार्य करता है तो पित्त बाइल करता है यानी पित्त करता है, वसा को तोड़ देती है। वसा का पाचन कहाँ होता है तो लाइपेज में होता है वसा का पाचन, और वसीयम और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसा चेहरे पर क्या लाइट देती है, वसा। वसा का कार्य क्या है तो सुंदरता प्रदान करती है, इसकी कमी से चेहरे पर झुर्री नहीं पड़ती है, वसा में चर्बी बनती है, और वसा से एडिपोज ऊतक का निर्माण होते हैं। एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है फैट से। वसा चोट से क्या करती है तो फैट है जो चोट से बचाती है। वसा ठंड से बचाती है या गर्मी प्रदान करती है, ताप नियंत्रित करता है। वसा के घुलनशील विटामिन कौन कौन है तो ए डी ई के क्या है तो वसा में घुलनशील विटामिन इंपॉर्टेंट है। और जल में क्या है तो BC, जल में विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं। रुधिर वसाओं का संचरण लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। रुधिर वसाओं का संचरण कहाँ होता है तो लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है रुधिर वसाओं का। मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा क्या है तो कुसुम का तेल यानी सनफ्लावर का तेल होता है। जो मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा क्या है तो कुसुम का तेल यानी सैफफ्लावर। कुसुम के तेल में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। विटामिन्स, विटामिन्स का शब्द कौन दिया था तो बीटल ने दिया था। बीटल के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। इसका खोज कौन किया था, फंक। कब किया गया था तो विटामिन की खोज किए फंक ने, शब्द दिया था बीटल ने, कब 1911 में। यह सूक्ष्म अणु है क्या है तो ये सूक्ष्म यानी अणु होते हैं, सूक्ष्म अणु सरल अणु होते हैं। इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होता है। विटामिन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, रोगों से बचाता है। और इसमें ग्रुप क्या है तो एमीन ग्रुप में। विटामिन कौन से ग्रुप में आते हैं तो NH2 यानी एमीन ग्रुप में आते हैं। NH3 को अमोनिया और NH4 को अमोनियम कहा जाता है। NH4 को अमोनियम, NH2 को एमीन कहा जाता है, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। अमोनियम NH4 हो जाता है। एमीन ग्रुप में विटामिन आता है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें एमीन ग्रुप होता है वो विटामिन होता है, एमीन ग्रुप होता है वो क्या होगा विटामिन। घुलनशील के आधार पर, घुलनशील के आधार पर विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में B और C होते हैं और वसा में ADE के होते हैं। विटामिन ए की खोज मैक्लूमन ने किया था, विटामिन B के मैक्लूमन में, और विटामिन C के हॉलकॉट ने, और विटामिन D के हॉपकिंस ने। विटामिन ए मैक्लूमन, विटामिन B मैक्लूमन, विटामिन C हॉलकॉट, विटामिन D हॉपकिंस ने। धोने पर नष्ट होती है B और C विटामिन, धोने पर नष्ट होती है। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C, गर्म करने पर नष्ट होती है विटामिन C, घाव भरने वाला विटामिन C। आंवला में पाया जाता है विटामिन C। विटामिन का कटोरा कहा जाता है C को। किस विटामिन को हार्मोन का दर्जा दिया गया तो विटामिन D को हार्मोन का दर्जा दिया गया। सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन D। मेलानिन क्या है तो हमारे त्वचा के रंग के कारण मेलानिन होता है। जिसकी त्वचा में मेलानिन नामक प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा उतना ही काला होगा, और गोरे रंग के व्यक्ति में मेलानिन प्रोटीन कम पाया जाता है। और ये मेलानिन प्रोटीन है जो विटामिन D के संश्लेषण करती है। मेलानिन प्रोटीन है जो हमारे त्वचा का क्या प्रति रंग प्रदान करता है। जैसे सूरज के प्रकाश में एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी देश किरणें और अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और दीर्घ तरंगे। इसका XUV एक्स किरणें, गामा से गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, और विजुअल रे दृश्य किरणें, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंग को क्या कहते हैं माइक्रोवेव रेडियो तरंग, और रेडियो तरंग कहते हैं रेडियो की। विटामिन D बनने में मदद करता है पराबैंगनी किरण है जो विटामिन D में। पराबैंगनी किरण ही मेलानिन से बनता है, विटामिन D बनता है पराबैंगनी किरण को मेलानिन से। पराबैंगनी किरण को 4 भागों में बांटा गया है अल्ट्रावायलेट रे को। पहला अल्ट्रावायलेट A, दूसरा अल्ट्रावायलेट B, तीसरा अल्ट्रावायलेट C और चौथा अल्ट्रावायलेट D में। पराबैंगनी किरण त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो खतरनाक पराबैंगनी किरण है जो ओजोन परत को क्या करती है तो रोक के रखती है, और लाभदायक ओजोन परत के पृथ्वी पर पहुंचते रहती है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन B क्या तो कॉम्प्लेक्स। विटामिन B में कौन कौन कॉम्प्लेक्स हैं
तो B1 होते हैं B2 B3 B5 B6 B7 B9 B9 B11 के बराबर हो जाएगा। और B4 B8 और B10 नहीं होता, 4 8 10 ये सब विटामिन नहीं होता। 4 8 B1 B2 होता है। अब यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है और उसकी कमी से होने वाले रोग दिए गए। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थायमिन। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और ये पॉलिशदार चावल खाने से होता है बेरी। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन। यह त्वचा के फटने या होंठ कटने से होता है विटामिन B2। विटामिन B3 है जो इसका पुराना नाम क्या है, तो नियासिन, और नया नाम निकोटोनिक कहा जाता है विटामिन B3 को। और इसे विटामिन 3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेंटाथोनिक, और इससे चर्म रोग होता है, मंदबुद्धि होता है और बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन B5 की कमी से। विटामिन 6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। B7 को बायोटीन कहते हैं। लकवा और बालों का गिरना विटामिन C के कारण, लकवा मारता है विटामिन C यानी बायोटीन के कमी के कारण। B9 या B11 को फॉलिक एसिड या एनीमिया या पेचिस होता है B9 या B11 के कारण। B12 को साइनोक्वालमिन कहा जाता है और ये एनीमिया एवं पांडु रोग होता है, पांडु रोग B12 के कारण जिसमें क्वार्ट की कमी होती है। विटामिन C किसमें, दूध में नहीं पाया जाता है। एलर्जी से बचाता है विटामिन C। और विटामिन डी ये जो हार्मोन विटामिन है। स्कर्वी ये मसूड़ों में पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल से रिकेटस एवं ऑस्टियोमलेशियम होता है हड्डी में। टोकोफेरॉल क्या करता है विटामिन ई, तो जनन क्षमता में कमी, जो मेल में नपुंसकता और फीमेल में कमी हो जाएगा तो बांझपन। टोकोफेरॉल जिसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलोक्यूइन, विटामिन के फिलोक्यूइन कहा जाता है। यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और कौन सा अणु मदद करता है, तो प्लेटलेट्स, थक्का बनाने में प्लेटलेट्स। कौन सा प्रोटीन मदद करेगा, तो प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन, जमा ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए प्रोटीन फाइब्रिनोजन। और अणु कहेगा तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। और आयन कहेगा तो कैल्शियम, कैल्शियम क्या करती है, तो ब्लड की क्लॉटिंग करती है ये आयन के रूप में। प्रोटीन के रूप में फाइब्रिनोजन और अणु के रूप में कहेगा तो प्लेटलेट्स। मनुष्य के शरीर में संश्लेषित विटामिन होते हैं विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए के पाए जाते हैं किसमें, विटामिन डी और के। विटामिन के काम बड़ी आंत में पाए जाते हैं और विटामिन डी स्किन पर। एक जीवाणु होता है इकोलाई जो सहजीवी संबंध दिखाता है विटामिन के लिए। यह कुछ हद तक विटामिन बी भी देता है। ई कोलाई किस विटामिन बी भी देगा और विटामिन के भी देगा, ई कोलाई। अब विटामिन के बड़ी आंत में विटामिन का ए स्रोत क्या है, तो गाजर, पका पपीता, पका आम, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ये सब में विटामिन ए पाए जाते हैं। मछली के तेल में विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मछली के तेल में ए और डी दोनों पाए जाएं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाए। पोषण के लिए क्या है, तो पोषण के लिए अधिक पोषण एक दो न्यून पोषण, न्यून पोषण से कुपोषण हो जाएगा। अधिक पोषण से मोटापा या हार्ट रोग, मधुमेह हो जाता है। न्यून पोषण के कारण क्वाशियोरकर एवं मरेस्मस नामक रोग रहता है। यह बच्चों में होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। मानव के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन दो विटामिनों को का संश्लेषण करती है, तो आंत में निवास करती है तो B1 और B6 और B7 यानी बायोटीन। आंत में इंटेस्टाइन में पाया जाता है B1, B6 और B7 पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ता है, तो विटामिन C से घाव नहीं बढ़ता। कमी से, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली। और जनन क्षमता कम हो जाती है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है तो एंटी इन्फेक्शल विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। इम्पॉर्टेंट है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है तो विटामिन ए। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग, जो हड्डी को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग से कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन D3 की कमी से
शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग कौन सा विटामिन करता है? तो कैल्शियम फास्फोरस को विटामिन D3 क्या करता है? अवशोषण करता है कैल्शियम और फास्फोरस को। विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से जो वसा में घुलनशील है एडीई के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और के की कमी से हीमोफीलिया। और जल में बी और सी, तो बी सी से स्कर्वी और बी से बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से B2 से क्लोसिस नामक रोग होते हैं। B2 की कमी से क्लोसिस, B3 से प्लेग्रा हो जाती है, B5 से चर्म रोग, मंदबुद्धि, बाल पकना B5 से। एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से। लकवा और बाल गिरना विटामिन B7 की कमी से। लकवा बाल गिरता है विटामिन सी। और एनीमिया और पेचिस होता है, तो एनीमिया और पेचिस B9 और B11 के द्वारा। और B12 से क्या होता है? तो एनीमिया, क्वाल्ट की कमी से एनीमिया होता है। मिनरल्स एलिमेंट्स जो जंतु मानव में पाए जाते हैं, तो टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। 20 तो रहता है, 20 खाने के द्वारा आएगा, ठीक ना। बृहद खनिज तत्व कौन होते? कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए। कॉपर, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, मरकरी, आयोडीन, क्लोरीन, फेरस, मैग्नीज ये हमारे सूक्ष्म खनिज तत्व होते हैं जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कॉपर भी, जिंक भी, निकेल, कोबाल्ट, पारा, आयोडीन, क्लोरीन, फेरस, मैग्नीज ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो मैग्नीज इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में सबसे कम मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीज। सबसे अधिक मात्रा में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाएगा 78%। बृहद तत्व और एक है सूक्ष्म तत्व। तो कौन पर्वत से कब मांगा? कैल्शियम। कौन पर्वत से कब मांगा कैल्शियम? इसका ट्रिक है। कौन से CHON, कौन से कार्बन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, P पर्वत से फास्फोरस, से सोडियम और कब से कैल्शियम? मांगा से मैग्नीज और कैल्शियम से कैल्शियम हो जाएगा। ये सब क्या है? तो बृहद तत्व में कौन पर्वत से मांगा कैल्शियम, और फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे, तो फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे ये सूक्ष्म तत्व है। तो फिर से फ्लोरीन हो गया, के कल से क्लोरीन हो गया, मन से मैग्नीज हो गया, मैग्नीज इसमें पाया जाएगा। ये MO से मॉलिबेडनम, Z से जिंक हो गया, B से बस हो गया, कुचल गई तो कॉपर। जल में क्या होता है? तो जल क्या होता है? आयतन इसका 2:1 में होता है। बाहर के विचार से कितना? 1:8 के रेशियो में होता है जल। सार्वभौमिक विलायक है और शरीर के में लगभग कितना? 65% पाया जाता है जल, बॉडी में 65%। सबसे अधिक बॉडी में पानी पाया जाएगा, सबसे अधिक, सबसे कम वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन के बाद पानी। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी। शरीर में तत्व सबसे अधिक कौन है? तो ऑक्सीजन पाया जाएगा, पहले कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन के बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन। तो बॉडी में सबसे अधिक ऑक्सीजन और जल के रूप में 65% पानी रहता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कैल्शियम होता है। भूपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन जो कितना? 27% होते हैं भूपट्टी पर। ओसियाल कैसोपोमें, ओसियाल अल्फेक्ना ऐसे करके हैं, ओसियाल अल्फेक्ना, सोडियम, मैग्नीशियम जो भूपट्टी पर पाए जाते हैं। ओसियाल अल्फेक्ना, सोडियम, मैग्नीशियम, ओसियाल अल्फेक्ना,
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन, और धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। और भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन। धातु कहेगा भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा, और अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा भूपट्टी पर। पादप पर पाए जाने वाले खनिज तत्व दिया गया, तो पादप पर पाए जाने वाले खनिज तत्व पहले बृहद है, फिर सूक्ष्म तत्व दिया गया। तो कौन पर्वत से कब मांगा कैल्शियम, ये तो पढ़ेंगे। फिर कल मनमोहन, मांगा से मैग्नीशियम है ना। फिर कल मनमोहन, जिंदगी बस के नीचे उछल गई। फिर कल मनमोहन, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, मन से मैग्नीज, मोहन से मोलिब्डेनम, जिंदगी से जिंक, बस से बोरॉन, नीचे से निकेल, कुचल से कॉपर। परिस्थितिकी शब्द हैं। परिस्थितिकी शब्द कौन दिया था, तो रिटर के द्वारा दिया गया था परिस्थितिकी शब्द। परिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था परिस्थितिकी शब्द। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम कौन किए थे, तो एजे टांसले 1935 में किए थे। एजे टांसले ने परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम यूज किए थे 1935 में। शब्द दिया था रिटर ने, परिस्थितिकी विज्ञान का था अर्नेस्ट हैकेल ने, और परिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था एजे टांसले ने। तंत्र शब्द कहेगा तो एजे टांसले, परिस्थितिकी विज्ञान शब्द कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल, और परिस्थितिकी कहेगा तो रिटर के द्वारा। परिस्थितिकी जीव एवं वातावरण के बीच को संबंध दर्शाता है। वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह एक खुला तंत्र है जिसमें समग्र एवं ऊर्जा का निरंतर क्या रहता है, प्रवाह रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक कौन होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट को जैविक घटक कहा जाता है, और एबायोटिक को क्या कहते हैं, तो अजैविक घटक कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो लिविंग सेल आते हैं, जो सजीव आते हैं, जो बायोटिक के अंदर आते हैं, जैसे पादप हो, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा कंज्यूमर, ये उत्पादक पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैविक घटक होते हैं, उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। और अपघटक, जो सारे सूक्ष्म जीव या मृत पौधे जंतुओं को अपघटित करके फूड को कंज्यूम करता है। तो जैविक घटक में कौन आ जाएगा, फूड प्रोड्यूसर। जैविक घटक के अंतर्गत क्या होते हैं, तो पादप हो गया, और उपभोक्ता हो गया, और अपघटक, ये सब क्या है, तो जैविक घटक है। पादप, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक इसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, जैसे जल हो गया। अजैविक में निर्जीव जल, प्रकाश, मिट्टी, तापमान, वायु, नदी, झील, सागर, पर्वत, सूर्य भी क्या है, तो अजैविक है। पर्वत, सूर्य, सागर, झील, नदी, वायु, तापमान, मिट्टी, प्रकाश, जल, ये सब क्या है, तो अजैविक है, एबायोटिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य होता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो महासागर। सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले या फैलने वाले पारिस्थितिकी तंत्र मरुस्थल होते हैं, जो सबसे तेजी से बढ़ती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी महासागर, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र बराबर क्या होता है, परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल में नदी, झील, सागर, महासागर, तालाब, वन, पर्वत, मरुस्थल, ये सब क्या है, तो नेचुरल इकोसिस्टम है। धान के फसल, गेहूं के फसल, कृषि उद्यान, पोखर, एक्वेरियम, ये सब क्या है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बायोम होता है जो जंतु और वनस्पति के बीच में संबंध को दर्शाता है, बायोम। सूर्य उत्पादक के रूप में कार्य करेगा, जो सभी हरे पेड़ पौधे को प्रथम पोषी स्तर होते हैं। उत्पादक के रूप में कौन रहता है, सूर्य, और जो सभी हरे पेड़ पौधे जो पोषी स्तर के होते हैं। उपभोक्ता जो खाने वाले होते हैं। उपभोक्ता में 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीय पोषी स्तर होते हैं कितने, और इसमें शाकाहारी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी और द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय उपभोक्ता में तृतीय पोषी स्तर आते हैं, ये मांसाहारी होते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। और तृतीय उपभोक्ता में चतुर्थ पोषी स्तर आते हैं तृतीय उपभोक्ता में। अपघटक सूक्ष्मजीव, अपघटक के रूप में जो सड़गल के जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो सबसे अधिक संख्या में इसी का अपघटक का होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, बकरी क्या हो गए शाकाहारी हो गए, और मनुष्य क्या हो गए मांसाहारी। तो ये प्रथम पोषी स्तर। और शाकाहारी क्या होंगे प्रथम, शाकाहारी में जैसे बकरी क्या है तो घास को खाएगी, तो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय पोषी स्तर। मांसाहारी, मांसाहारी किसको खाएगा बकरी की, मनुष्य बकरी के भी खाएगा, पौधे के भी खाता है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। जैसे घास खाएगा खरगोश को, खरगोश को कौन खाएगा बाघ, तो ये घास उत्पादक प्रोड्यूसर हो गया, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय बाघ में द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं तृतीय पोषी स्तर होते हैं। घास खाएगा किसके ग्रास ऊपर को, और ग्रास ऊपर को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को खाएगा बाज। तो घास उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, और ग्रास ऊपर क्या होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं और द्वितीय पोषक स्तर। मेढक क्या होते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी में और तृतीय पोषक स्तर। सांप क्या हैं तो तृतीय उपभोक्ता जो चतुर्थ पोषी स्तर होते हैं। बाज क्या होते हैं तो सर्वोत्तम एवं चतुर्थ उप, और इसमें पंचम पोषी स्तर होते हैं बाज में। ऊर्जा का 10% किसने दिया था तो लैंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने क्या दिया था तो ऊर्जा के 10% नियम दिया था। और घास में 1000 कैलोरी होगा तो ग्रास में कितना इसका 10% आएगा, यानी 1000 आएगा। 10,000 रहेगा तो घास में 10%, और ग्रास ऊपर में कितना है 100 कैलोरी तो इसमें 10% आएगा। मेढक में कितना 100 कैलोरी तो इसका 10% 10 आएगा। तो इसी प्रकार लिंडमैन ने 10% नियम दिया था। आहार नाल किसने दिया था तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। आहार नाल कब दिया था तो 1927 में चार्ल्स एल्टन के द्वारा आहार नाल दिया था। पिरामिड किसने दिया तो चार्ल्स एल्टन ने दिया 1942 में। पिरामिड कहेगा तो आहार जाल कहेगा तो ये कौन दिया था चार्ल्स एल्टन। आहार जाल में कौन कौन आते हैं तो पादप हो गए, बकरी, हिरन, गाय, घोड़ा। पादप को कौन खाएगा बकरी, बकरी घास को हिरन भी खाता है, गाय भी खाता है और घोड़ा भी खाता है। अब बकरी के कौन खाएगा तो बकरी के चीता भी खाएगा, बाघ भी खाएगा। कह रहे जब बहुत सारा पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिल जाए तो उस आधार को क्या कहते हैं आहार जाल कहा जाता है। जब बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिल जाते हैं उसे आहार जाल कहते हैं। इनमें से किसी भी मरणोपरांत सड़ा गला का पर्यावरण में मिलाने का कार्य को क्या कहते हैं, जो सड़ा गला हो जो वायुमंडल में मिल जाएगा सड़ा गला उसे अपघटक कहा जाता है। चक्रण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक जैव निम्नीकरण और दूसरा अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। जैव निम्नीकरण क्या होता है तो गलकर मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे गोबर, सब्जी, फल, पत्ती रख किया तो जैव निम्नीकरण होते हैं। और गलकर मिट्टी में नहीं मिलेगा, जैसे प्लास्टिक, कांच, रबर, डीडीटी, ये सब क्या तो अजैव निम्नीकरण होते हैं। संख्या पिरामिड क्या होते हैं तो हमेशा सीधा होता है। संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, संख्या का पिरामिड सीधा होगा। करा कि मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज दिया गया तो इसमें रोग शारीरिक एवं मानसिक होता है, जो परेशानी रोगों की श्रेणी में आता है। किसी रोग की महामारी घोषित करता है तो WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1938 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। रोग क्या होते हैं तो दो प्रकार से रोग होते हैं, एक जेनेटिकल डिजीज होता है, एक एक्वायर्ड डिजीज जो उपार्जित रूप से बाहरी एटमॉस्फेयर से आती है। उपार्जित जेनेटिकल डिजीज में कौन कौन आ जाएगा तो हेमोफीलिया, वर्णवृद्धता, थैलीसीमिया और सिंड्रोम। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया और सिंड्रोम। थैलीसीमिया और सिंड्रोम क्या है तो ये जन्मजात रोग होते हैं। और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जितना भी सिंड्रोम है ये सब क्या है तो जेनेटिकल होता है। और उपार्जित जो एक्वायर्ड होता है एटमॉस्फेयर से, जैसे संक्रामक रोग होते हैं कौन कौन
तो इसका संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, प्लाज्मोडियम, मक्खी, मच्छर शारीरिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आते हैं, उसे संक्रमक, जो एक दूसरे से फैलता है उसे संक्रमक कहा जाता है, और जो एक दूसरे से नहीं फैलता है उसे असंक्रमक कहते हैं। जैसे मधुमेह, गठिया, घेंघा रोग, कैंसर, विटामिन प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये सब क्या तो असंक्रामक रोग होते हैं। आनुवांशिक डिजीज में कौन कौन आ जाएगा तो हीमोफीलिया। पहला हीमोफीलिया, ये आनुवांशिक रोग के कारण होता है, ये जेनेटिक डिजीज है। इसे शाही रोग कहते हैं, जो सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिकांश आनुवांशिक रोग का वाहक महिला होते हैं, और जबकि रोगी पुरुष होता है। वाहक महिला होगा और रोगी पुरुष में होता है। हीमोफीलिया का वाहक कौन होता है, महिला, और होगा किस में तो मेल में होगा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ये आनुवांशिक रोग है जो ग्रसित रोगों को लाल और हरे रंग की पहचान करता है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं करता है कलर ब्लाइंडनेस में। इस रोग में वाहक की महिला, जबकि वाहक महिला होती है और रोगी होगा पुरुष में। हीमोफीलिया भी पुरुष में होता है और कलर ब्लाइंडनेस भी पुरुष में होगा, और एक्स क्रोमोसोम संक्रमित हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंड्रोम, ये भी क्या है तो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। क्लिन-फ्लिंट्रोम सिंड्रोम में इसमें क्या होता है तो टोटल गुणसूत्र 47 हो जाता है। क्लीन में क्लीन हो गया, और इससे क्या होता है तो नपुंसकता हो जाती है क्लिन-फ्लिंट्रोम सिंड्रोम के कारण। और इसमें कितने गुणसूत्र 47, 46 तो रहेगा, 22 जोड़ा तो रहेगा, लेकिन एक्स वाई और एक्स आकर और जुड़ जाता है। एक्स वाई के साथ एक्स आकर और जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा तो लिंग गुणसूत्र में एक्स बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या आ जाएगी तो नपुंसकता। क्लीन फिल्टर में क्लीन हो गया एकदम, पुरुष क्लीन। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है तो महिलाओं में होता है, जो जिसके कारण क्या होती है बांझपन। इसमें क्या होता है तो क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। टर्न हो गया यानी बांझ। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में होती है बांझपन। इसमें क्या होता है तो 22 जोड़ी तो रहेगा, और इसमें 2 क्रोमोसोम डबल एक्स और एक्स क्रोम क्या हो जाता है निकल जाता है। एक्स क्रोम निकल जाएगा तब टर्न हो गया यानी भाग गया एक, तो टर्न हो गया तो टर्नर सिंड्रोम, और ये इससे बांझपन होता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। पटाऊ सिंड्रोम, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी तो 47 हो जाएगा। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है तो इसकी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगा, और 13वां जोड़ा में एक आकर और जुड़ जाएगा। 13वां जोड़ा में एक और आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण इसका जो पटाऊ सिंड्रोम होता है इसको व्यक्ति को होठ फटा हुआ दिखता है, कटा फटा दिखता है होठ। और नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, इसका भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है 47 होता है। पटाऊ में 13 पटाऊ, 13 मतलब 13 में एक जुड़ जाता है, और डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा में एक जुड़ जाता है, जिससे मंगोलॉयड बच्चा पैदा हो लेता है। किससे डाउन सिंड्रोम की कमी से। डाउन सिंड्रोम में मंगोलॉयड बच्चा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47। डाउन सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47, और इसमें क्या रहता है तो इसमें एक्स वाई के साथ 22 जोड़ा तो रहेगा, एक्स वाई के साथ वाई आकर जुड़ जाएगा, जिसके कारण आक्रामक प्रवृत्ति हो जाएगा और दानव जैसा दिखेगा। जैकब सिंड्रोम दानव। डाउन्स में क्या हो जाता है मंगोलॉयड, इसमें भी 21वां जोड़ा में डाउन्स में 21वां जुड़ता है। डाउन्स हो गया 21 में एक और जुड़ गया। पटाऊ में 13 पटाऊ, 13 में एक जुड़ गया, और होठ खटा फटा पटाऊ सिंड्रोम से। डाउन्स में मंगोलॉयड प्रजाति के, जैकोब में दानव जैसा दिखेगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है तो बांझपन होगा, और क्लीन फिल्टर में क्लीन हो गया, और टर्न में बांझपन हो गया। क्रोमोसोम में कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, तो 22 जोड़े क्या रहते हैं तो ऑटोसोम रहते हैं, और एक जोड़ा क्या रहते हैं तो ओलोसोम हो जाएंगे। एक जोड़ा में ओलोसोम। पुरुष में एक्स वाई और एक्स होते हैं। यदि पुरुष में एक्स वाई प्लस एक्स आ जाए तो ये ट्रांसजेंडर बन जाएगा। और पुरुष में एक जोड़ा जैसे डबल एक्स है और एक्स निकल के भाग गया
तो इसमें बांझपन यानी 45 से रह जाएगा। तो ये टर्नर सिंड्रोम में होता है। टर्नर सिंड्रोम में बांझपन, क्लिनफिल्टर में नपुंसकता। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के कारण क्या होता है, तो पुरुष के लिंग के गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का आ जाना क्लिनफिल्टर कहलाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा तो क्लिनफिल्टर यानी क्लीन हो गया। और 47 हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुरुषों में नपुंसकता होती है या सिर्फ पुरुष में होता है। और 47वां गुणसूत्र क्या होते हैं, तो ओलोसोम होते हैं। और 47वां गुणसूत्र के एक और अतिरिक्त आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है और इसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण टर्न हो गया तो बांझपन हो जाएगा। जीवित जीवाणु जनित रोग कौन है, तो हैजा होता है रोग। और किसके जीवाणु के कारण होता है, जो जीवाणु से होता है। तो हैजा, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गुनेरिया, सिफिलिस, टीबी, ये सब न्यूमोनिया, गुनेरिया, सिफिलिस ये सब किसके कारण, तो बैक्टीरिया कारण होता है। टीबी भी बैक्टीरिया कारण। हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया ये सब किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। हैजा फैलता है ब्रिबियो कॉलरी नामक जीवाणु से। हैजा ब्रिबियो कॉलरी। डिप्थेरिया है जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई से होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई के कारण डिप्थेरिया होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई के कारण डिप्थेरिया। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण। कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी के कारण। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफोसा के कारण। प्लेग क्या होता है पेस्चुरेला पेस्टिस के कारण। काली खांसी होता है बर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण। काली खांसी होता है बर्डीटेला पर्ट्यूसिस। न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। गुनेरिया होता है नेसेरिया गुनेरिया के कारण होता है गुनेरिया। सिफिलिस होता है ट्रैपोना प्लैडियम के कारण। सिफिलिस किसके कारण, तो ट्रैपोना प्लैडियम जीवाणु के कारण। और टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। जीवाणु का खोज कौन किया था, तो लीवनहॉक ने। और इसका ट्रिक है एगो न्यू किट में से सीडी टेप है जी। एगो न्यू कोट में से सीडी टेप है जी, इसका ट्रिक है। और ये तो एंथ्रेक्स, ये तो वायरस वाला है, ये तो वायरस का है ना। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, ये ट्रिक है वायरस का है। ए से एंथ्रेक्स हो गया गुनेरिया। एंथ्रेक्स तो वायरस होता है ना, खूर में जंतु। एंथ्रेक्स एगो न्यू किट है जी। एगो न्यू किट में सीडी टेप है जी, इसका ट्रिक है एगो न्यू किट में सीडी टेप है जी। ए से क्या हो गया एंथ्रेक्स, गो से गुनेरिया, न्यू से न्यूमोनिया, की से क्या हो गया कोस्ट या काली खांसी। एम से मेनिंजाइटिस, सी से क्या सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस और टाइफाइड, टी से टिटनेस और टाइफाइड। पा से प्लेग या पेप्टिक अल्सर। है से हैजा और जी से जीवाणु। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी से जीवाणु हो जाएगा, ठीक ना। एंथ्रेक्स जो खूर वाले जीवाणु के कारण न्यूमोनिया फेफड़ा में हो जाता है बच्चों में, ये जीवाणु कारण। गुनेरिया भी जीवाणु कारण। कीट में कुष्ठ रोग यह होता है त्वचा में। और काली खांसी श्वास नली में। और टीबी में फेफड़ा प्रभावित कर। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क में। सी से सिफिलिस में। और डिप्थीरिया में श्वसन से होता है। टे से टिटनेस और टाइफाइड। पा से प्लेग में। ऐसे है जाए, ये सब जीवाणु से होता है। गुनेरिया और सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट है। ये यौन संचारित रोग होते हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन होते हैं, तो छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, एड्स, हेपेटाइटिस, खसरा, गलसुआ, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा। तो छोटी माता होता है तो बैरिसेला वायरस होता है, छोटी माता बैरिसेला वायरस। खसरा मार्वेली वायरस से खसरा। पोलियो से पोलियो वायरस से। रेबीज होता है रेंडो वायरस से। चेचक होता है बैरियोला वायरस से, चेचक बैरियोला वायरस से। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण एड्स हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। और खसरा मोबली वायरस से।
गलसुआ मम्स वायरस होता है, ट्रैकोमा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू संपूर्ण बॉडी में अरबो वायरस होता है डेंगू। और इसका ट्रिक है ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। तो ए से एड्स हो गया, तो यौन संचारित रोग है वायरस के कारण। चे से चेचक, ये भी वायरस के कारण होता है। और ख से खसरा वायरस के कारण, गलसुआ भी वायरस के कारण। ई से इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण। ह से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण। ई से क्या, हाइड्रोफोबिया रेबीज कहते हैं, ये भी वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण। और herpes भी वायरस के कारण होता है। कंजेक्टाइटिस और कोरोना। टे से ट्रैकोमा वायरस के कारण। डे से डेंगू वायरस के कारण होता है। कवक जनित रोग, तो दाँत खाज, ये सब एथलीट दमा, दाँत खाज, खुजली कवक के कारण होता है। तो एथलीट फूड ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। एथलीट फूड ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन। और खाज होता है एस्केरिस बीज के कारण, एस्केरिस के बीज के कारण खाज होता है। दाद होता है ट्राइकोफाइटोन के कारण, दाद किसके कारण, ट्राइकोफाइटोन। प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, तो मलेरिया क्या होते हैं, तो तिल्ली या प्लीहा, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया, कालाजार, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बायोवैक्स के द्वारा फैलती है। कालाजार हो तो लिस्मेनिया डोनाविना के द्वारा कालाजार होती है। पैटूरिया एंट एमीवा जिंजेबेलिस के कारण होता है। पेचिस होता है एंट एमीवा हिस्टोली के कारण, पेचिस जो आंत में होते हैं। सोने की बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा के कारण, जो मस्तिष्क में होती है। पेचिस आंत में, पायरिया मसूड़ा में, कालाजार अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में कालाजार होता है। मलेरिया कहाँ होगा, तो प्लीहा को डायरेक्ट आरबीसी के अटैक करेगा। पापा काम पे गए, तो पा से पायरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस। कह कि मच्छर से फैलने वाला रोग, पहला मलेरिया जो मादा एनफ्लूएंजा द्वारा होता है, ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअस होता है। मादा सब औरतें मच्छर काटेगा। फाइलेरिया भी औरतें, फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, बुचेरिया क्रिमिस होता है फाइलेरिया। डेंगू मादा एंजिड मच्छर से होता है, वायरस के कारण होता है डेंगू वायरस के कारण। चिकुनगुनिया मादा एंजिड मच्छर से होता है, ये भी वायरस से। डेंगू चिकुनगुनिया वायरस से, फाइलेरिया बुचेरिया क्रिमी से, और मलेरिया प्रोटोजोअस होता है। मक्खी द्वारा दो बीमारी होता है, कालाजार और निद्रा रोग। कालाजार को बालू मक्खी द्वारा होता है, निद्रा रोग होता है सीसी मक्खी के द्वारा। कालाजार बालू मक्खी के द्वारा, निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा। कृमि जनित रोग, फाइलेरियासिस को बुचेरिया बैंक्रप्टी और टिटनेस को टीनिया सोलियम कहा जाता है, जो कृमि रोग होते हैं। एस्केरिस होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइसिस के द्वारा होते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइसिस के, टीनियासिस टीनिया सोलियम से, फाइलेसिस बुचेरिया बैंक्रप्टिस होता है। कृमि कौन कौन है, तो एस्केलमेंथिस बुचेरियस होता है, फाइलेरिया को हाथी पाँव या मादा क्यूरेक्स मच्छर से होता है। बुचेरिया नामक एस्केलमेंथिस से फाइलेरिया होता है। दूषित जल से फैलने वाला रोग होते हैं, तो हैजा, पेचिस, पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, ये सब दूषित जल से फैलती हैं। हैजा से जीवाणु जिम्मेदार होता है, पेचिस से प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, फाइलेरिया, पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वायरस होती है, डायरिया क्या विषाणु से होती है, पोलियो जीवाणु से, और टाइफाइड आत्मयादी बुखार ये सब जीवाणु के में होता है। और टाइफाइड में बिडाल टेस्ट होता है। फीता कृमि के संक्रमण होता है सुअर के अधपका मांस से, सुअर के अधपका मांस से फीता कृमि होता है। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है, तो यूरिक अम्ल। किस रोग में जीवाणु बच्चों के श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, किस रोग में जीवाणु के बच्चों के श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न करती है, तो डिप्थीरिया, जो श्वास नली में अवरोध उत्पन्न करती है बच्चों में डिप्थीरिया होती है, इसलिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, और इसमें टीका बैसिलस कमेटी गुरीना पड़ता है। इसका खोज कौन किए थे, तो यूरिन कॉलमेट के द्वारा खोज गया था।
और इसका BCG का खोज कौन किए थे? तो यूरिन कॉलमेट खोज करते हैं रॉबर्ट कोच। प्रभावित अंग लंग्स होता है। टीबी दिवस 24 मार्च को। डॉट प्रणाली मॉन्टेक्स टेस्ट ये किसका होता है? तो टीबी का होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। हैजा की भी खोज कौन किए थे? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु से विब्रियो कॉलरस होता है, जीवाणु से होता है हैजा। दूषित जल से प्रभावित अंग आत होता है और टीका रॉबर्ट कोच ने दिया था। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। खोज कौन किए थे जीवाणु का? तो लीवनहॉक ने। जीवाणु विज्ञान के जनक कहेगा तो रॉबर्ट कोच। खोज किया था जीवाणु को लीवनहॉक ने। एड्स क्या है? तो एड्स के फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये फैलता है HIV से। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? कमज़ोर कर देगा और इसमें अटैक करेगा WBC को, जो T लिम्फोसाइट को क्या करेगा? तो एंटीबॉडी बनाने से रोक देता है T4 लिम्फोसाइट को। इसके लिए टेस्ट होता है एलिसा है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉल्वेंट ऐसे होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किसमें होता है? तो एड्स में। कैंसर क्या होता है? तो अनियंत्रित कोष का विभाजन होता है, जो वायरस से भी होगा, बैक्टीरिया से भी होगा, किसी से भी। ये ऑन्कोलॉजी अध्ययन होता है। उपचार कीमोथेरेपी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। क्वाल्ट 60 गामा किरणें और औषधि क्या होती है? टैक्सोल से। हेपेटाइटिस क्या है? तो वायरस जनित रोग है। यह प्रभावित करेगा यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। यह दूषित जल से होता है और कोशिका हेपेटिक सेल बन जाता है। कोशिका का हेपेटिक सेल। हेपेटाइटिस 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E और सबसे डेंजर होता है हेपेटाइटिस B। ये कैंसर के बाद यही है, हेपेटाइटिस B। पोलियो वायरस जनित रोग है, जो प्रभावित अंग क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टीका की खोज जोनास ई साल्के ने कब किया था? 1952 में खोजा था जोनास ई साल्के द्वारा। पोलियो ड्रॉप की खोज कौन किया था? तो सेबिन ने। 10 साल बाद पोलियो ड्रॉप की खोज किया सेबिन ने। 1962 में पोलियो ड्रॉप बना था। टीका 1952 में बना था पोलियो का। मलेरिया के परजीवी खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। अंग होता है इसका मलेरिया तिल्ली यानी RBC को अटैक करता है। और कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से ठीक होता है मलेरिया। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। पारा की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग। कॉपर की अधिकता से बिल्सन रोग। कॉपर की अधिकता से बिल्सन रोग होता है। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडियम की अधिकता से इटाई होता है और लोहे की अधिकता से क्या होता है? तो सिडेरेसिस हो जाता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। कोयला में फैक्ट्री करने वाले व्यक्ति को ब्लैक फंगस रोग हो जाता है। कोयला में काम करेगा तो ब्लैक फंगस। तत्वों की कमी से पेड़ पौधे में होने वाले रोग हैं, तो धान के में खैरा रोग होते हैं जस्ता की कमी से धान में। मक्का में वाइट बर्ड रोग होते हैं जिंक की कमी से। मक्का में वाइट बर्ड रोग होते हैं किसके? जिंक से। खैरा जस्ता से। आम में लिटिल लीफ होते हैं। आम में लिटिल लीफ रोग होते हैं जिंक की कमी से। और बैगन में भी लिटिल लीफ होते हैं जिंक की कमी से। नींबू में डायबैक रोग होते हैं कॉपर की कमी से। और नींबू में लिटिल लीफ रोग होते हैं कॉपर की कमी से। नींबू में कॉपर कमी हो जाएगा। आम और बैगन में लिटिल लीफ हो गए जिंक की कमी से। धान और मक्का में भी जिंक कमी होता है। फूलगोभी में पत्ते के ब्राउनिंग रोग हो जाता है ब्राउन की कमी से, ब्राउनिंग रोग। लीची का पत्ता जलना, पोटेशियम की कमी से लीची के पत्ता क्या हो जाती है? जल जाती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण O2 की कमी से होता है। ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। अब यहाँ से देखो पेड़ पौधे दिया गया है, पेड़ पौधे और जीवाणु विषाणु कवक दिया गया है। तो जीवाणु से होने वाले पेड़ पौधे में रोग। आलू में शिथिल रोग होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कारण होता है। आलू में शिथिल रोग। साइट्रस में कैंकर रोग होता है नींबू में।
साइट्रस की कमी से कैंकर, नींबू, संतरा। धान में अंगमारी रोग जीवाणु के कारण, अंगमारी जीवाणु। कपास में ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है जीवाणु के कारण, किसमें, कपास में। अब विषाणु के कारण तंबाकू में मोजाइक रोग विषाणु के कारण, केला में मंकी टॉप ऑफ बनाना, मंकी टॉप रोग होते हैं केला में। आलू में मोजाइक रोग होते हैं वायरस के कारण। कवक से होता है तो गन्ना में लाल सड़न रोग। मक्का में क्या होता है तो टिक्का रोग होता है मक्का में। और मूंगफली में भी टिक्का रोग होता है कवक के कारण। गेहूं में किट्टू रोग होता है कवक के कारण। गेहूं में डीला रोग होता है कवक के कारण। बाजरा में स्मट रोग होता है कवक के कारण। आलू में बाट रोग होता है किसके कारण, तो बाट रोग कहेगा तो कवक के कारण। अरहर में क्या होता है तो झुलसा आ जाता है, रेशा, ये कवक के कारण होता है। जानवरों में प्रमुख रोग होते हैं, मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी से, गाय भैंस में होता है मिल्क फीवर, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। थनैला रोग होता है जीवाणु जनित होता है जो सभी दुधारू पशुओं में होता है थनैला रोग। रानी खेत होता है रोग है जो मुर्गी में होता है। खुर पका, मुंह पका, ये वायरस होता है जो एंथ्रेक्स में, जो गाय भैंस भेड़ में होता है। एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग कहा गया जो जीवाणु जनित है, जो गाय भैंस बकरी में होता है। पोकनी रोग, ये विषाणु जनित रोग है पोकनी, ये गाय भैंस भेड़ और बकरी में होता है। लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है लंगड़ा बुखार को, ये जीवाणु जनित रोग होता है। खोज करता है टीबी का टीका रॉबर्ट खोज किया था। हैजा के भी रॉबर्ट खोज, टीबी हैजा। रेबीज का टीका लुई पास्चर और दूध का पाश्चुकरण लुई पास्चर। विश्व का पहला टीका चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। विश्व का पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। और पेनिसिलियम कावेक्स होता है। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने किया था। और डायबिटीज़ है इंसुलिन की कमी से होता है। और बैटिंग बेस्ट ने खोजा था, और इसमें इंसुलिन में जिंक की कमी होती है। और इंसुलिन दिवस कब मनाया जाता है तो 14 नवंबर को। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैमलेट ग्यूरिन होता है, ये टीबी के लिए टीका के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। डीपीटी क्या होता है तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये तीनों रोगों का टीका होता है डीपीटी। ईसीजी किसके लिए होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हार्ट के जांच के लिए ईसीजी होता है। और ईईजी किसके लिए होता है तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, जो मस्तिष्क के जांच के लिए होता है। सीटी स्कैन क्या होता है तो कंप्यूटेड टेमोग्राफी होता है सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टेमोग्राफी। एमआरआई क्या होता है तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो होल बॉडी को क्या करती है जांच करती है, सीटी स्कैन एमआरआई। तो जंतु में होने वाले रोग और कारक प्रभावित पशु, ये सब तो हो गया ना। अब कितना आनुवांशिक जेनेटिक्स है, कितना पेज हुआ 74। आनुवांशिक है वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसका विविधता वैसा गुण जो संतान में माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। आनुवांशिकी शब्द कौन दिया था तो वाटसन के द्वारा दिया गया था, लेकिन आनुवांशिकी का जनक आएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिक शब्द दिया था वाटसन ने। आधुनिक प्रायोगिक आनुवांशिक जनक कौन थे तो आधुनिक प्रायोगिक के आनुवांशिक जनक टीएच मॉर्गन थे। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है तो डीएनए होता है। और आनुवांशिक गुणों का वाहक खोज कौन किया था तो कॉन्सबर्ग ने खोजा था डीएनए को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन होता है, शब्द दिया था जीन शब्द दिया जोहानसन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ ऑस्ट्रिया में हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का, और इसका मृत्यु 1884 में हुआ था। आनुवांशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने आनुवांशिक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मटर के पौधे में होता है बागवानी और पायसम एस्टेबम। मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण होता है, इसका जीवन काल क्या होता है तो छोटा होता है और स्पष्ट गुण होता है। जीवन काल छोटा होना और स्पष्ट गुण से प्रचलित होता है, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधा को चुना था। एकल संकरण यानी मोनो हाइब्रिड, इसमें एक गुण का संकरण होता है, और डाई हाइब्रिड में दो गुणों का संकरण होता है डाई में। और एकल संकरण में लंबा पौधा लिए थे और बौना लिए थे। ये लंबा क्या था प्रभावी था, और बौना पौधा क्या था अप्रभावी, और दोनों मिलकर एक पीढ़ी का निर्माण किया जिसको टी है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, जो प्रथम पीढ़ी का था कैपिटल टी।
तो इसमें लंबा बौना लिए थे एकल समकरण में, एकल समकरण में लंबा बौना हो, यही क्या, तो प्रथम पीढ़ी। कैपिटल टी और स्मॉल टी पिता हो गया और कैपिटल टी स्मॉल टी माता हो गया, ये प्रथम पीढ़ी हो गया। और प्रथम पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी से तो एक बार इसे मिलाएंगे, तो दो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर बाद में तो फिर आगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी आ गए। तो ये 4 प्रकार की प्रथम पीढ़ी से 4 प्रकार की पीढ़ी का निर्माण होता है। और जो दोनों कैपिटल टी होगा शुद्ध लंबा होगा, क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा। और एक और कैपिटल टी बड़ा और एक कैपिटल टी छोटा तो अशुद्ध लंबा होगा, और ये भी अशुद्ध लंबा। और दोनों स्मॉल टी होगा तो ये क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। दोनों कैपिटल टी तो लंबा हो जाएगा, शुद्ध लंबा, और दोनों स्मॉल टी आ जाएगा तो शुद्ध बौना हो जाएगा। फिनोटाइप में लंबा और बौना के रेशियो कितना होता है, 3:1। जो वैसा गुण जो दिखाई दे, फिनोटाइप क्या कहा जाता है, तो वैसा गुण जो दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप में लंबा और बौना का रेशियो कितना होता है, 3:1। जीनोटाइप में जो वैसा गुण जो दिखाई ना दे उसे जीनोटाइप कहते हैं, और इसमें शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना होता है। शुद्ध लंबा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया और शुद्ध बौना होता है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना होता है। इसका रेशियो जीनोटाइप में 1:2:1 होता है। जीनोटाइप की मतलब जो दिखाई नहीं देता गुण, वो जीनोटाइप में आ गया। इसका रेशियो 1:2:1 होता है। 1 मीन्स क्या होता है, शुद्ध लंबा, 2 में क्या होता है, तो अशुद्ध लंबा, और 1 होता है शुद्ध बौना होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एकल संक्रमण को फिनोटाइप का अनुपात कितना दिया, तो 3:1। और मेंडल ने एकल संक्रमण को जीनोटाइप को दिया था 1:2:1 में, 1:2:1 में दिया था। और यहाँ पे माता हो गए, तो माता में XX क्रोमोसोम और पिता में XY, और इसी से मिलकर क्या बनता है, तो बॉय या गर्ल्स का निर्माण होगा 50-50। किसी बच्चा का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। और मेंडल का द्वितीय संकरण कितने प्रकार में, 16 प्रकारों में। द्वितीय संकरण कितने, 16 प्रकारों में बांटते हैं। तो मटर के पौधे लिए और पीला, हरा और गोल झुर्रीदार लिए थे। पीला येलो कैपिटल है और हरा को स्मॉल बाई, राउंड के लिए, गोल के लिए कैपिटल R और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r लिए थे। ठीक है, तो मटर के पौधे के लिए पीला, हरा, गोल, झुर्रीदार, और इससे मिलकर क्या बनता है, तो कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल R स्मॉल r। ये प्रथम पीढ़ी के कैपिटल बाई इंटू R, ये क्या होता है, पीला और गोल होता है। कैपिटल बाई और R क्या होता है, तो पीला, ये से येलो और गोल। कैपिटल बाई और स्मॉल r मीन्स पीला और झुर्रीदार, और स्मॉल बाई और R मीन्स क्या होता है, हरा और गोल। स्मॉल बाई क्या हो जाएगा, तो हरा, और कैपिटल R क्या हो जाएगा, गोल, और स्मॉल बाई क्या हो जाता है, तो हरा, और स्मॉल r हो जाएगा तो झुर्रीदार के रूप में। तो प्रथम पीढ़ी में तो ये दिया गया, तो ये इसका द्वितीय पीढ़ी में 16 अनुपात में बांटेगा, प्रथम पीढ़ी 1 अनुपात में। और फिनोटाइप इसका कितना होता है द्वितीय पीढ़ी का, तो 9:9:3:1, 9:3:1 होता है फिनोटाइप। 9:3:1 इसका फिनोटाइप होता है द्वितीय पीढ़ी का। जीनोटाइप क्या होता है, तो 1:2:1, 1:2:1 और 1:2:4:2, 1:2:1 हो जाएगा। 3 वो पहले जैसा सेम रहेगा, बाद में वैसा होगा। फिर 2:4:2 हो जाएगा। तो 1:2:1 यहाँ भी होगा, और लास्ट में भी 1:1:2 होगा। फिर बाद में 2:4:2 हो जाएगा, 2:4:2। मेंडल का प्रयोग एकल संकरण में कितने गुण, 4 गुण, और द्वितीय संकरण में 16 गुण। फिनोटाइप में एकल संकरण 3:1 होते हैं, जीनोटाइप में 1:2 होते हैं, और द्वितीय संकरण फिनोटाइप 9:3:1 होते हैं, और जीनोटाइप में लास्ट में 3 सेम और बीच में 2:4:2 रेशियो में होता है। मेंडल के नियम, जैसे मेंडल ने एक संक्रिय एवं द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर आनुवंशिकी को 3 नियम दिए थे। मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम, 3 नियम दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविकता का नियम कहा गया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को
दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन में क्या था, पृथक्करण का नियम दिए थे मेंडल ने। और थर्ड था क्या, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टोनमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टोनमेंट जो क्या करता है, तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम निर्माण करता है। तो न्यूटन का मेंडल का 3 नियम, प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एस्ट्रोमेंट, और इसका लक्षण और प्रभावी और अप्रभावी दिया गया। फूल की आकृति फूली हुई हो तो संकीर्णित हो जाएगा। फली की आकृति क्या हो, फूली हुई हो तो संकीर्णित हो जाएगा। पुष्प की स्थिति कछिए के रूप में हो तो अर्गस्थ के रूप में होगा। तने की लंबाई क्या होगा, तो लंबा और बौना हो जाएगा। और बीज का रंग कैसा हो जाएगा, तो पीला और हरा। बीज की आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार और झुर्रीदार। आकृति कहेगा तो गोलाकार और झुर्रीदार। रंग कहेगा तो पीला और हरा। बीज का रंग कैसा होगा, तो हरा और पीला हो जाएगा। और तने की लंबाई कहेगा तो लंबा और बौना हो जाएगा। आकृति कहेगा तो गोलाकार और झुर्रीदार हो जाएगा। फूल का रंग कहेगा तो बैंगनी और सफ़ेद हो जाएगा। फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद। आकृति कहेगा तो गोलाकार और झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा हो जाएगा, तो पीला और हरा। तने की लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबा और बौना। और फली के रंग कहेगा तो हरा पीला हो जाएगा। फली जो रहता है कैसा, हरा और पीला। फूल कहेगा तो बैंगनी और सफ़ेद। बीज की आकृति कहेगा तो गोल और झुर्रीदार। बीज के रंग पीला और हरा होता है। आकृति गोल और झुर्रीदार। फूल के रंग बैंगनी और सफ़ेद। फली के रंग हरा और पीला हो जाता है। इस प्रकार गेगन जॉन मेंडल ने 7 लक्षण का अध्ययन किए थे। टोटल 7 लक्षण के अध्ययन किए थे। लैमार्क के नियम या लैमार्कवाद का सिद्धांत है, और इसने फिलोसफी और जूलॉजी पुस्तक में दिया वर्णन किए थे। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत दिए थे लैमार्क ने। लैमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं कि जब जीवों के एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहना प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सतत बढ़ते रहना क्या होती है, तो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। ये लैमार्कवाद के सिद्धांत से। डार्विन का नियम है, ये जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक क्या रहते हैं, तो प्रसिद्ध रहते हैं। और डार्विन का नियम दिया था ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसीज के रूप में होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे कब, 1838 में दिए थे। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कब दिए थे, तो 1838। इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। और इसमें क्या हुआ, अचानक बदलाव हो गया। और इसके कारण क्या हो जाता, तो अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते थे जो जनक से इतने अधिक भिन्न है कि उन्हें एक साथ नई जाति माना जा सके। एक साथ क्या हो जाती है, तो नई जाति माना जा सकती है उत्परिवर्तन के सिद्धांत में। और कौन दिए थे, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच में कौन सा कड़ी रहता है, तो वायरस। इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। पादप और जंतु के बीच में यूग्लिना रहता है। शैवाल और कवक के बीच में कड़ी बनाता है लाइकेन। सजीव निर्जीव में वायरस, पादप और जंतु में यूग्लिना। पादप और जंतु में यूग्लिना बनाता है कड़ी। शैवाल एवं कवक में लाइकेन। रेप्टेलिया एवं पक्षी के बीच, रेप्टेलिया एवं पक्षी के बीच में कड़ी कौन बनाता है, तो आर्कियोऑपरेटिक्स होता है जो रेप्टेलिया और एवीज के बीच में कड़ी बनाता है। मानव विकास की दृष्टि से सबसे निकट होता है चिंपांजी, इसमें 24 जोड़ा होता है। और दूसरा बानर होता है। चिंपांजी और बानर, बानर में 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं और चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। अंग कितने, अंग 2 प्रकार। इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक, अंग आता है इससे। समजात अंग में जात समान। अंग को 2 भागों में बांटा गया है, तो एक समजात और एक असमजात। समजात में जात समान, असमजात में जात क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। असमजात यानी जात भिन्न हो जाएगा। समजात यानी जात सेम। यह विषम रूप होता है और असमवृत होता है। समजात क्या होता है, तो विषम रूप होगा, दिखने में जात समान रहेगा लेकिन रूप क्या रहेगा, विषम रहेगा, और इसे असमवृत कहा जाता है। और असमजात क्या रहते हैं, तो समरूप होते हैं। असमजात क्या रहते हैं, समरूप होते हैं और समवृत होते हैं। समवृत। असमजात क्या रहते हैं, तो समरूप होगा और समवृत होगा। असमजात क्या होगा, तो विषम रूप होगा और असमवृत होगा।
समजात क्या रहेंगे तो विषम रूप होगा, असमृत होगा। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टिकोण से, उत्पत्ति एवं बनावट के दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। इसका रूप चेहरा नहीं मिलता है, यानी रूप नहीं मिलेगा, ठीक ना। समजात में रूप नहीं मिलेगा लेकिन कार्य क्या रहेगा, अलग अलग करेगा। मनुष्य के हाथ एवं घोड़ा अग्रपाद के रूप में होता है, यह समजात के रूप में होता है मनुष्य के हाथ। सील नामक मछली का पंख एवं कुत्ते बिल्ली का पैर, ये सब क्या है तो समजात है। बनावट सेम नहीं है, विषम रूप होगा लेकिन कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा, कार्य अलग अलग करता है यार। विषम समजात में उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से सेम होता है, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से सेम होगा। इसका चेहरा सेम नहीं होगा, कार्य अलग अलग करेगा, कार्य अलग अलग। मनुष्य के हाथ एवं घोड़ा क्या होते हैं तो समजात, हाथ और घोड़ा के अग्रपाद समजात। सील नामक मछली का पंख एवं कुत्ते एवं बिल्ली का पैर क्या होते हैं तो समजात होते हैं। और असमजात उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से असमान होते हैं, इसका रूप मिलता है। असमजात में रूप मिलेगा, कार्य समान करेगा, रूप भी मिलेगा, समान कार्य भी करेगा। पक्षी का पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, ये सब क्या है तो असमजात है। पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख क्या होते हैं असमजात के रूप में होते हैं। अवशेषी अंग क्या है तो वैसा अंग जो शरीर के बेकार पड़ा रहता है, जिससे हटा लेने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंगों की संख्या लगभग कितना 100। जैसे बॉडी में अपेंडिक्स होता है, रोम होता है, बाल होता है, एम्ब्रियो होता है, कर्णपलक, पिन्ना होता है और टेल बोन, ये सब क्या है तो अवशेषी अंग है। अब पाचन ग्रंथ कल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसी